451। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 451। आयाम बहुत ही जादुई अस्तित्व हैं, यहाँ तक कि कामताज भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। डोरमामू ब्रह्मांड में अन्य स्थानों पर भी घुसपैठ का रास्ता खोल सकता था, लेकिन मैंने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें पृथ्वी पर स्थानांतरित कर दिया और साथ ही स्थापित मंदिर ने अंधकार में आयाम के आक्रमण का प्रतिरोध किया है। गू यी ने अंधेरे आयाम की स्थिति के बारे में बात की। जब बात उस आयाम की आती है जिसे कामताज सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो वह डोमामू के अंधेरे आयाम के बारे में होना चाहिए। उन्होंने बहुत तैयारी की और गू यी ने भी कई बार डोमामू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्रह्मांड के बाहर अंधेरे आयाम की शक्ति का दृढ़ता से विरोध किया। डोरमामू केवल अंधेरे ज्ञान का प्रसार करके इस ब्रह्मांड में लोगों को अपने विश्वासियों बनने के लिए लुभा सकता है, लेकिन ये बहुत अप्रभावी है जब तक कि सर्वोच्च जादूगर को मार नहीं दिया जाता है और 3 संरक्षक मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाता है, अन्यथा अंधेरे आयाम की शक्ति हमेशा पृथ्वी पर आक्रमण करना मुश्किल होगा। आयामों के स्वामियों में डोरमामू की शक्ति प्रबल नहीं है। कामताज द्वारा स्थापित विसांडी डोरमामू से भी अधिक शक्तिशाली है। इसी कारण प्राचीन डोरमामू अंधकार में आयाम के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकता है। श्वेत जादू का स्रोत सम्राट विशान की शक्ति है। यदि आप वास्तव में विभिन्न आयामों में रुचि रखते हैं तो पहले कमजोर आयामों का अन्वेषण करने की सलाह दी जाती है। उच्च आयामों की शक्ति के बिना आयामों के आक्रमण का विरोध करना कठिन है। जब तक हिनाता मिराई कर्माताज का जादू करने को तैयार न हो, गू यी समझ सकता है कि दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं है। चूंकि उसने 6 अनंत रत्न एकत्र कर लिए हैं, इसलिए कोई भी उसका सेवक बनने को तैयार नहीं है। यह विभिन्न आयामों के प्राणियों को बुलाने के लिए कामताज का जादू है। अगर आप इसे सीखना नहीं चाहते तो ये संदर्भ के तौर पर भी अच्छा है। गू यी ने हिनाता मिकू को एक जादुई किताब सौंपी, जिसमें न केवल विभिन्न आयामों को जोड़ने की विधि थी, बल्कि विभिन्न आयामों के प्राणियों के बारे में कुछ अभिलेख भी थे। कमजोर लोगों के बारे में सामान्य लोककथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जबकि बलवान लोग लगभग देवताओं जितने ही व्यापक हैं। पृथ्वी पर वर्तमान में प्रसारित होने वाले सभी देवता, शैतान या आतंकवादी घटनाएं वास्तविक हैं, जिनमें नरक का स्वामी मेफिस्टो भी शामिल है और कुछ का देवताओं के साथ भी यही संबंध है। वे सांडी की तरह। ह्यूगा मिकू ने जादू की किताब ली और कहा, धन्यवाद प्राचीन जादूगर, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। कुछ नहीं। गू यी ने हाथ हिलाया, मन ही मन सोचा, अगर वह हाथ न भी दे तो शायद वह खुद ही आयाम का द्वार खोलने की कोशिश करेगी। उस समय अगर कोई मार्गदर्शन न हो तो बहुत संभव है कि वह उस अस्तित्व को आकर्षित करे जिसे उकसाया नहीं जा सकता। बेहतर है कि बात को आगे बढ़ने दिया जाए और स्पष्ट रूप से कहा जाए। बाद में गू यी को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से ह्यूगा मिराई से कहा, मिस्टर मिराई, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे अचानक लगा कि ब्रह्मांड में एक अजीब अलग अलग आयामी दानव देवता प्रकट हुए हैं। हालांकि यह जल्द ही गायब हो गया, लेकिन आप इसे जांचने के लिए समय रत्न का उपयोग कर सकते हैं। यदि आयामी दानव देवता ने ब्रह्मांड के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ये बहुत संभावना है कि वह एक निश्चित कोने में ब्रह्मांड पर आक्रमण कर रहा है। जहां तक समय रत्न वापस पाने की बात है, गू यी जानता था कि यह मामला असंभव था, इसलिए उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। थोड़े से अभ्यास से समय मणि की शक्ति का उपयोग भविष्य की समयरेखा को देखने और खतरे का पहले से पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए गू यी चाहता है कि हिनाता मिकू समय मणि का उपयोग करके समयरेखा की जांच करे और विभिन्न आयामी दानव देवता के मामले को पहले से हल करे। ह्यूगा मिराई ने संदेह से पूछा, आयामी दानव देवता, आपको इसका आभास कब हुआ? गू यी के ये कहने के बाद कि उसे विभिन्न आयामों वाले दानव देवता का समय महसूस हो रहा है, हिनाता मिराई चुप हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह पवित्र वृक्ष की चेतना का अन्वेषण कर रही हो। क्या यह हो सकता है कि गू यी द्वारा उल्लिखित विभिन्न आयामों वाला दानव देवता चक्र देवता वृक्ष हो? मुझे इस बारे में पता है, मैं समय निकालकर इसकी जांच करूंगा। ह्यूगा मिकू की बात खत्म होने के बाद वह कर्माताज से चले गए। पृथ्वी पर भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उनके न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर और बाकी लोगों ने काफी अच्छा काम किया। चर्चा के बाद उन्होंने सारी पर्यवेक्षण शक्ति 18 शेषु कृत्रिम बुद्धि को सौंप दी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा 4 भागों में बढ़ गई है। टोनी स्टॉक की आयरन मैन लीजन, भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की सुपर 17 और सुरक्षा रसद बल। ये युद्ध के लिए एक यांत्रिक सेना बन गई है, जिसका उपयोग भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के सशस्त्र बलों के रखरखाव के लिए किया जाता है। ये रमलो का सुझाव था और अन्य 3 लोग भी इससे सहमत हो गए। क्योंकि भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिकी राजनीतिक हलकों और सेना के लिए सबसे बड़ी कांटा है, हिनाता मिराई ने अमेरिकी सेना की सारी ताकत मिटाने के लिए एक रियलिटी रत्न का इस्तेमाल किया। लोगों और कपड़ों के अलावा उन्हें एक चाकू भी नहीं मिला। वहां सैन्य कारखाने और हथियार निर्माण कंपनियां भी थीं, सब खत्म। संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े पैमाने पर दंगों के बिना इस क्षेत्र को बनाए रख सकता है, और यह सब टोनी स्टॉक और सुपरहीरो दस्ते पर निर्भर करता है। साथ ही जमीन की सफाई के लिए जिम्मेदार पुलिस पर भी निर्भर करता है। अमेरिका में हुए इस परिवर्तन ने विश्व को अराजकता में डाल दिया है, लेकिन कोई युद्ध नहीं है, क्योंकि सुपरहीरो स्क्वाड ने विश्व के सभी देशों को एक बयान जारी किया है। यदि क्षेत्र में कोई भी युद्ध के लिए तैयार है तो वे उस देश पर प्रतिबंध लगा देंगे। सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक दबंग है, लेकिन यह युद्ध विरोधी लोगों के साथ बहुत लोकप्रिय है और उनके पास ये ताकत भी है। 18वें पर छोड़ी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक नेटवर्क को संभालने के लिए पर्याप्त है, जब तक कि टोनी स्टॉक जाविस को भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ फैन से नहीं लड़ता। इस मामले में एक बार पीटर और अन्य के साथ संघर्ष होने पर वे देश किसी भी संचार उपकरण का उपयोग नहीं कर पाएंगे और उन्हें देवताओं के बराबर 4 अस्तित्वों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर पीटर, रमलो, वांडा और बाकी लोगों ने काफी ताकत दिखाई है। एक इंसान ही पूरे बेड़े को लाचार कर सकता है, जो इंसानी रूप में किसी प्राकृतिक आपदा के बराबर है। पृथ्वी पर चीजें बहुत स्थिर हैं, मियो हिनाता और अन्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे पहले पड़ाव पर साका ग्रह पर गए, क्योंकि कोई अंतरतारकीय नक्शा नहीं है, इसलिए मियो हिनाता अक्सर ब्रह्मांड में तुरंत कूद जाती है। मैं साका के पास आया क्योंकि हिनाता मियो ने साका का जीवन संकेत पकड़ा था जब वह अंतरिक्ष यान चला रहा था, इसलिए वह वहां अन्वेषण करने जा रहा था। शक के लोक रीति रिवाज बहुत सरल हैं।
यहाँ जिनके पास शक्ति नहीं है वे दास और हीन हैं, यदि उनके पास शक्ति है तो वे राजा बन सकते हैं। मियो हिनाता जैसे संभावित हिंसक व्यक्ति को ये जगह बहुत पसंद आ सकती है, लेकिन भंवर सुगंधित फास्फोरस जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। साका स्टार के 2 दिन के दौरे के बाद उसे वहां से बहुत नफरत हो गई, क्योंकि उनका समूह बहुत ही विशिष्ट था और सबसे बड़ी मियो हिनाता अभी किशोरावस्था में ही थी और उसे धमकाना बहुत आसान लग रहा था। 4 लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ होना चाहते थे। यहाँ की बर्बरता और असभ्यता की तुलना में उजुमाकी करिन उस धरती पर जाने के लिए अधिक इच्छुक है जिसके बारे में हिनाता युजुकी ने कहा था और वहाँ के उद्योग का अनुभव करना चाहती है। लेकिन हालांकि यह यहाँ थोड़ा खतरनाक है, ये हिनाता में और अन्य लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव ग्रह होगा। साका ग्रह का खतरा स्तर युद्ध में निंजा दुनिया के बराबर है। कुछ लोगों के पास बहुत ही विशेष क्षमताएं हैं और यहाँ तक कि सपनों में भी उन पर हमला कर सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप सचमुच साका पर ठोकर खा सकते हैं, भले ही हिनाता मियो और हिनाता युजुकी के पास 10 सेकंड हो। एक छोटे से नुकसान का मतलब यह नहीं कि उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर साका ग्रह के लोग मियो हिनाता को जल्दी में धकेल दें तो हो सकता है कि वे दोनों सीधे टेनिसियन चक्र मोड में प्रवेश कर जाएं और साका ग्रह को 4 टुकड़ों में काट दें। थोड़ी देर के लिए हिनाता मियो और अन्य लोगों की स्थिति को देखने के बाद हिनाता मिराई ने अपनी निगाहें वापस ले ली और फिर ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके उस समय मास्टर गुई ने जो कहा था उसे फिर से देखा। उस समय उसने ब्रह्मांडीय पवित्र वृक्ष का फल खाया और थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। दिव्य चक्र वृक्ष एक अद्भुत अस्तित्व है, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें। क्या आप इसे देखने के लिए निंजा जगत के ब्रह्मांड में वापस जाना चाहेंगे? क्यूगा मिराई ने तब अपना सिर हिलाया। उसके लिए वापस जाने की कीमत छोटी नहीं है, वह वापस जा सकता है, लेकिन ये बहुत संभावना है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। इसके बाद क्यूगा मिकु ने इसके बारे में और नहीं सोचा। वह पहले आयामी प्राणियों के अस्तित्व का पता लगाने जा रहा था और फिर धीरे धीरे चक्र देव वृक्ष के निशानों की खोज करने जा रहा था। जिस अस्तित्व को पर्यवेक्षक नहीं देख सकते, क्या उसे मल्टीवर्स में देवताओं की भर्ती करने के लिए कहा जाना चाहिए? क्यूगा मिराई ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। इस ब्रह्मांड के देवता उन सुअरों और भेड़ों की तरह हैं जिन्हें उसने कैद में पाला है। अगर दूसरे देवताओं को पता चल गया तो मुसीबत आ सकती है। अगले ही पल क्यूगा मिकु निंजा ग्रह पर लौट आया। अब वह अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है और न ही अपने आसपास के लोगों का भविष्य देखना चाहता है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। क्यूगा मिकु एक निर्दयी और संयमी व्यक्ति नहीं बनना चाहता। ज्यादा से ज्यादा वह अपने बच्चों को ही दावतें देता था। कुछ सालों में क्यूगा मिराई शायद बच्चों की परवाह भी नहीं करेगा, क्योंकि वे बड़े हो गए थे। लौटने के बाद क्यूगा मिकु कुछ कमजोर आयाम प्राणियों को बुलाने के लिए कामकाज की विधि का उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कुछ समय के लिए मिकोटो के स्थान पर नहीं गया था और यह भी सुना कि उचिहा ससुके को भी सेंजुबन द्वारा ब्रह्मांड में भेजा गया था अन्वेषण गार्ड के कप्तान के रूप में सेवा की। उचिहा इताची और उचिहा फुगाकू के कारण उचिहा मिकोटो का अन्य उचिहा लोगों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है और उसके असली दोस्त केवल कुशिना और अन्य हैं। उचिहा सासुके के चले जाने के बाद उचिहा मिकोटो निश्चित रूप से अकेला हो जाएगा। कुशिना ने पिछली बार जो कहा था उसे याद करते हुए क्यूगा मिकु ने अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल करके उचिहा मिकोटो के घर पहुंच गया। आने से पहले उसने ये सब देखा था। उचिहा मिकोटो अयाका उजुमाकी और कुशिना उजुमाकी अभिनीत एक टीवी सीरीज देख रहा था। श्रीमती मिकोटो। हिनाता मिकोटो की अचानक उपस्थिति से उचिहा मिकोटो चौंक गई और जब उसने देखा कि यह हिनाता मिकु है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुशिना की तुलना में हिनाता मिकु के साथ उसकी संगति वास्तव में बहुत कम है, क्योंकि कुशिना उससे ज्यादा बोल सकती है, लेकिन मिकोटो ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर यमातो नादेको का चरित्र है, कोमल और विचारशील, घर के प्रति समर्पित। उसके और हिनाता मिराई के बीच के रिश्ते का खुलासा करना आसान नहीं है और वह चिंतित है कि अगर वह हिनाता मिराई को खोजने की पहल करती है तो वह रिश्ते को उजागर कर देगी और बुरी चीजों का कारण बनेगी। इसलिए भले ही मिकोटो इसके बारे में सोचता है, वह इसे अपने दिल में रखेगी। भविष्य के प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आज विशेष रूप से श्रीमती मिकिन के साथ रहने के लिए यहाँ हूँ। दरअसल हिनाता मिराई को अभी अभी याद आया। अगर उसे याद नहीं आया तो उसे अब तक रिसर्च रूम में एलियन जीवों को बुलाना शुरू कर देना चाहिए था। हिनाता मिकु की बातें सुनने के बाद उचिहा मिकोटो बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसे हिनाता मिकोटो ने गले लगा लिया। इस व्यवहार से मिकोटो को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका बच्चा इतना बड़ा है, लेकिन अब एक छोटी लड़की की तरह एक दूसरे की गोद में गले लगाया जा रहा है। उचिहा फुगाकू ने पहले कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर फ्यूचर, मिकिन का शरीर इतना मुलायम है कि उसे गले लगाना बहुत आरामदायक है। इस वाक्य ने हिनाता मिकु के हाथ की गति के साथ मिलकर मिकोटो के शरीर को और भी नरम बना दिया, मानो उसकी ताकत छीन ली गई हो। जैसे जैसे हलचलें धीरे धीरे गहरी होती गईं, उचिहा मिकोटो भी हल्की सी हाँफने लगी। उसने शिमोनाका मिराई को थोड़ा जोर से धकेला और शर्माते हुए फुसफुसाया, पहले नहा लो। हालांकि उसने कल रात नहाया था, लेकिन इतने कम समय में नहाना काफी नहीं है। धूल वगैरह तो होगी ही, पर वो बस साफ होना चाहती है। चलो साथ चलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मैडम मिकोटो अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद हिनाता मिकु ने सीधे मिकोटो को उठाया और बाथरूम में चली गई। पानी, झाग और बर्फ सफेद जैद शरीर की आवाज ने धीरे धीरे बाथरूम में इच्छा को बढ़ा दिया और थोड़ी देर बाद पानी के छींटे की आवाज आए। आज आपको घर पर देखना दुर्लभ है, क्या आप प्रयोगशाला नहीं जाते? क्यूगा सेया के वापस आने के बाद मेज पर दुर्लभ तैयार भोजन को देखकर उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई, लेकिन सतह पर सुंदर चेहरा अभी भी बहुत सादा था। मैं अभी धरती से लौटा हूं और मैंने प्रयोगशाला को जमीन के नीचे कर दिया है। अगर भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा। क्यूगा मिराई ने जमीन के नीचे मीटर की गहराई पर मीटर का स्थान खोला। दरअसल हर जगह ही यही हाल है। जब तक वह उसके पास है, वह विभिन्न आयामों के जीवों को रोक सकता है। हिनाता सेया आज थोड़ी देर से लौटी। मिकोटो से लौटने के बाद हिनाता मिकु के पास खाना बनाने का समय था और फिर उसने एक अलग आयाम वाले प्राणी को बुलाने की कोशिश की। यदि वह प्राणी ओरोचिमारू को दिख जाए तो वह संभवतः बहुत खुश होगा।
ओरोची। ह्यूगा मिकू ने संयोग से इस प्राणी को एक बिन आयामी तल से बुलाया था, लेकिन ये लोककथाओं में वर्णित यामाता नो ओरोची से कुछ अलग है। यह एक वास्तविक आयामी प्राणी है और इस ब्रह्मांड में आते ही इसका विस्तार हो जाता है। यह ऊर्जा यामाता नो ओरोची से अलग है, संभवतः ये यहाँ एक प्राकृतिक आपदा भी बन सकती है। यामाता नो ओरोची को बुलाने के बाद हिनाता मिराई ने आयाम के मुंह को बंद करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसे विस्तारित और स्थिर किया और साथ ही इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अवरुद्ध कर दिया। वह आयामों की शक्ति का अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने पहले आयाम अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार को स्थिर कर दिया, जो कि 100 मीटर नीचे अनुसंधान कक्ष में है। नहीं, इस तरह के प्राणी का अध्ययन करने का यह पहला अवसर है, इसलिए यह बहुत धीमा होगा या कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि संख्या 18 के पास ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को छोड़कर हिनाता मिकू का सारा ज्ञान है। अगर वह भी परिणाम का विश्लेषण नहीं कर पाती तो हिनाता मिकू केवल अन्य तरीकों का ही उपयोग कर सकती है। खाने के बाद हिनाता कियोया ने देर तक नहाने के बाद सफेद रेशमी मोजे पहने, जो उसकी पतली जेड टांगों पर एकदम जंच रहे थे। हालांकि वह बिना कुछ कहे लिविंग रूम में बैठी रही, बस यही उसके लिए सबसे बड़ा संकेत था। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 452, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 452, आयाम बहुत ही जादुई अस्तित्व हैं, यहाँ तक कि कामताज भी उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता। डोरमामू ब्रह्मांड में अन्य स्थानों पर भी घुसपैठ का रास्ता खोल सकता था, लेकिन मैंने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें पृथ्वी पर स्थानांतरित कर दिया और साथ ही स्थापित मंदिर ने अंधकार में आयाम के आक्रमण का प्रतिरोध किया है। गू यी ने अंधेरे आयाम की स्थिति के बारे में बात की। जब बात उस आयाम की आती है जिसे कामताज सबसे अच्छी तरह जानते हैं, तो वह डोमामू के अंधेरे आयाम के बारे में होना चाहिए। उन्होंने बहुत तैयारी की और गू यी ने भी कई बार डोमामू के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ब्रह्मांड के बाहर अंधेरे आयाम की शक्ति का दृढ़ता से विरोध किया। डोरमामू केवल अंधेरे ज्ञान का प्रसार करके इस ब्रह्मांड में लोगों को अपने विश्वासियों बनने के लिए लुभा सकता है, लेकिन ये बहुत अप्रभावी है जब तक कि सर्वोच्च जादूगर को मार नहीं दिया जाता है और 3 संरक्षक मंदिरों को नष्ट नहीं किया जाता है, अन्यथा अंधेरे आयाम की शक्ति हमेशा पृथ्वी पर आक्रमण करना मुश्किल होगा। आयामों के स्वामियों में डोरमामू की शक्ति प्रबल नहीं है। कामताज द्वारा स्थापित विसांडी डोरमामू से भी अधिक शक्तिशाली है। इसी कारण प्राचीन डोरमामू अंधकार में आयाम के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकता है। श्वेत जादू का स्रोत सम्राट विशान की शक्ति है। यदि आप वास्तव में विभिन्न आयामों में रुचि रखते हैं तो पहले कमजोर आयामों का अन्वेषण करने की सलाह दी जाती है। उच्च आयामों की शक्ति के बिना आयामों के आक्रमण का विरोध करना कठिन है। जब तक हिनाता मिराई कर्माताज का जादू करने को तैयार न हो, गू यी समझ सकता है कि दूसरे पक्ष का ऐसा कोई इरादा नहीं है। चूंकि उसने 6 अनंत रत्न एकत्र कर लिए हैं, इसलिए कोई भी उसका सेवक बनने को तैयार नहीं है। यह विभिन्न आयामों के प्राणियों को बुलाने के लिए कामताज का जादू है। अगर आप इसे सीखना नहीं चाहते तो ये संदर्भ के तौर पर भी अच्छा है। गू यी ने हिनाता मिकू को एक जादुई किताब सौंपी, जिसमें न केवल विभिन्न आयामों को जोड़ने की विधि थी, बल्कि विभिन्न आयामों के प्राणियों के बारे में कुछ अभिलेख भी थे। कमजोर लोगों के बारे में सामान्य लोककथाएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं, जबकि बलवान लोग लगभग देवताओं जितने ही व्यापक हैं। पृथ्वी पर वर्तमान में प्रसारित होने वाले सभी देवता, शैतान या आतंकवादी घटनाएं वास्तविक हैं, जिनमें नरक का स्वामी मेफिस्टो भी शामिल है और कुछ का देवताओं के साथ भी यही संबंध है। वे सांडी की तरह। ह्यूगा मिकू ने जादू की किताब ली और कहा, धन्यवाद प्राचीन जादूगर, ये मेरे लिए बहुत उपयोगी है। कुछ नहीं, गू यी ने हाथ हिलाया, मन ही मन सोचा, अगर वह हाथ न भी दे तो शायद वह खुद ही आयाम का द्वार खोलने की कोशिश करेगी। उस समय अगर कोई मार्गदर्शन न हो तो बहुत संभव है कि वह उस अस्तित्व को आकर्षित करे जिसे उकसाया नहीं जा सकता। बेहतर है कि बात को आगे बढ़ने दिया जाए और स्पष्ट रूप से कहा जाए। बाद में गू यी को अचानक कुछ याद आया और उसने जल्दी से ह्यूगा मिराई से कहा, मिस्टर मिराई, एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे अचानक लगा कि ब्रह्मांड में एक अजीब अलग अलग आयामी दानव देवता प्रकट हुए हैं। हालांकि यह जल्द ही गायब हो गया, लेकिन आप इसे जांचने के लिए समय रत्न का उपयोग कर सकते हैं। यदि आयामी दानव देवता ने ब्रह्मांड के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो ये बहुत संभावना है कि वह एक निश्चित कोने में ब्रह्मांड पर आक्रमण कर रहा है। जहां तक समय रत्न वापस पाने की बात है, गू यी जानता था कि यह मामला असंभव था, इसलिए उसने बिल्कुल भी बात नहीं की। थोड़े से अभ्यास से समय मणि की शक्ति का उपयोग भविष्य की समयरेखा को देखने और खतरे का पहले से पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसलिए गू यी चाहता है कि हिनाता मिकू समय मणि का उपयोग करके समयरेखा की जांच करे और विभिन्न आयामी दानव देवता के मामले को पहले से हल करे। ह्यूगा मिराई ने संदेह से पूछा, आयामी दानव देवता, आपको इसका आभास कब हुआ? गू यी के ये कहने के बाद कि उसे विभिन्न आयामों वाले दानव देवता का समय महसूस हो रहा है, हिनाता मिराई चुप हो गई। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह पवित्र वृक्ष की चेतना का अन्वेषण कर रही हो। क्या यह हो सकता है कि गू यी द्वारा उल्लिखित विभिन्न आयामों वाला दानव देवता चक्र देवता वृक्ष हो? मुझे इस बारे में पता है, मैं समय निकालकर इसकी जांच करूंगा। ह्यूगा मिकू की बात खत्म होने के बाद वह कर्माताज से चले गए। पृथ्वी पर भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए उनके न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटर और बाकी लोगों ने काफी अच्छा काम किया। चर्चा के बाद उन्होंने सारी पर्यवेक्षण शक्ति 18 शेषु कृत्रिम बुद्धि को सौंप दी। अब संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय रक्षा 4 भागों में बढ़ गई है। टोनी स्टॉक की आयरन मैन लीजन, भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की सुपर 17 और सुरक्षा रसद बल। ये युद्ध के लिए एक यांत्रिक सेना बन गई है, जिसका उपयोग भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के सशस्त्र बलों के रखरखाव के लिए किया जाता है। ये रमलो का सुझाव था और अन्य 3 लोग भी इससे सहमत हो गए। क्योंकि भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी अमेरिकी राजनीतिक हलकों और सेना के लिए सबसे बड़ी कांटा है, हिनाता मिराई ने अमेरिकी सेना की सारी ताकत मिटाने के लिए एक रियलिटी रत्न का इस्तेमाल किया। लोगों और कपड़ों के अलावा उन्हें एक चाकू भी नहीं मिला। वहां सैन्य कारखाने और हथियार निर्माण कंपनियां भी थीं, सब खत्म।
संयुक्त राज्य अमेरिका बड़े पैमाने पर दंगों के बिना इस क्षेत्र को बनाए रख सकता है और यह सब टोनी स्टॉक और सुपरहीरो दस्ते पर निर्भर करता है। साथ ही जमीन की सफाई के लिए जिम्मेदार पुलिस पर भी निर्भर करता है। अमेरिका में हुए इस परिवर्तन ने विश्व को अराजकता में डाल दिया है, लेकिन कोई युद्ध नहीं है क्योंकि सुपरहीरो स्क्वाड ने विश्व के सभी देशों को एक बयान जारी किया है। यदि क्षेत्र में कोई भी युद्ध के लिए तैयार है तो वे उस देश पर प्रतिबंध लगा देंगे। सामग्री संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक दबंग है, लेकिन ये युद्ध विरोधी लोगों के साथ बहुत लोकप्रिय है और उनके पास ये ताकत भी है। 18वें पर छोड़ी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता वैश्विक नेटवर्क को संभालने के लिए पर्याप्त है, जब तक कि टोनी स्टॉक जाविस को भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनियों के साथ फैन से नहीं लड़ता। इस मामले में एक बार पीटर और अन्य के साथ संघर्ष होने पर वे देश किसी भी संचार उपकरण का उपयोग नहीं कर पाएंगे और उन्हें देवताओं के बराबर 4 अस्तित्वों का सामना करना पड़ेगा। कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता, खासकर पीटर, रमलो, वांडा और बाकी लोगों ने काफी ताकत दिखाई है। एक इंसान ही पूरे बेड़े को लाचार कर सकता है, जो इंसानी रूप में किसी प्राकृतिक आपदा के बराबर है। पृथ्वी पर चीजें बहुत स्थिर हैं, मियो हिनाता और अन्य को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे पहले पड़ाव पर साका ग्रह पर गए, क्योंकि कोई अंतरतारकीय नक्शा नहीं है, इसलिए मियो हिनाता अक्सर ब्रह्मांड में तुरंत कूद जाती है। मैं साका के पास आया क्योंकि हिनाता मियो ने साका का जीवन संकेत पकड़ा था जब वह अंतरिक्ष यान चला रहा था, इसलिए वह वहां अन्वेषण करने जा रहा था। शक के लोक रीति रिवाज बहुत सरल हैं। यहाँ जिनके पास शक्ति नहीं है वे दास और हीन हैं, यदि उनके पास शक्ति है तो वे राजा बन सकते हैं। मियो हिनाता जैसे संभावित हिंसक व्यक्ति को ये जगह बहुत पसंद आ सकती है, लेकिन भंवर सुगंधित फास्फोरस जरूरी नहीं कि वैसा ही हो। साका स्टार के 2 दिन के दौरे के बाद उसे वहां से बहुत नफरत हो गई, क्योंकि उनका समूह बहुत ही विशिष्ट था और सबसे बड़ी मियो हिनाता अभी किशोरावस्था में ही थी और उसे धमकाना बहुत आसान लग रहा था। 4 लोग ऐसे थे जो उनके खिलाफ होना चाहते थे। यहाँ की बर्बरता और असभ्यता की तुलना में उजुमाकी करिन उस धरती पर जाने के लिए अधिक इच्छुक है जिसके बारे में हिनाता युजुकी ने कहा था और वहां के उद्योग का अनुभव करना चाहती है। लेकिन हालांकि ये यहाँ थोड़ा खतरनाक है, ये हिनाता में और अन्य लोगों के लिए एक अच्छा अनुभव ग्रह होगा। साका ग्रह का खतरा स्तर युद्ध में निंजा दुनिया के बराबर है। कुछ लोगों के पास बहुत ही विशेष क्षमताएं हैं और यहाँ तक कि सपनों में भी उन पर हमला कर सकते हैं। यदि आप सावधान नहीं हैं तो आप सचमुच साका पर ठोकर खा सकते हैं, भले ही हिनाता मियो और हिनाता युजुकी के पास 10 सेकंड हो। एक छोटे से नुकसान का मतलब यह नहीं कि उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। अगर साका ग्रह के लोग मियो हिनाता को जल्दी में धकेल दें तो हो सकता है कि वे दोनों सीधे टेनिसियन चक्र मोड में प्रवेश कर जाएं और साका ग्रह को 4 टुकड़ों में काट दें। थोड़ी देर के लिए हिनाता मियो और अन्य लोगों की स्थिति को देखने के बाद हिनाता मिराई ने अपनी निगाहें वापस ले ली और फिर ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करके उस समय मास्टर गु यी ने जो कहा था उसे फिर से देखा। उस समय उसने ब्रह्मांडीय पवित्र वृक्ष का फल खाया और थोड़ी देर बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दिया। दिव्य चक्र वृक्ष एक अद्भुत अस्तित्व है, चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचें। क्या आप इसे देखने के लिए निंजा जगत के ब्रह्मांड में वापस जाना चाहेंगे? क्यूगा मिराई ने तब अपना सिर हिलाया। उसके लिए वापस जाने की कीमत छोटी नहीं है, वह वापस जा सकता है, लेकिन ये बहुत संभावना है कि वह इसे पूरा नहीं कर पाएगा। इसके बाद क्यूगा मिकू ने इसके बारे में और नहीं सोचा। वह पहले आयामी प्राणियों के अस्तित्व का पता लगाने जा रहा था और फिर धीरे धीरे चक्र देव वृक्ष के निशानों की खोज करने जा रहा था। जिस अस्तित्व को पर्यवेक्षक नहीं देख सकते, क्या उसे मल्टीवर्स में देवताओं की भर्ती करने के लिए कहा जाना चाहिए? क्यूगा मिराई ने इस विचार को तुरंत खारिज कर दिया। इस ब्रह्मांड के देवता उन सुअरों और भेड़ों की तरह हैं जिन्हें उसने कैद में पाला है। अगर दूसरे देवताओं को पता चल गया तो मुसीबत आ सकती है। अगले ही पल क्यूगा मिकू निंजा ग्रह पर लौट आया। अब वह अपना भविष्य नहीं देख पा रहा है और न ही अपने आसपास के लोगों का भविष्य देखना चाहता है। सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान होना उसके लिए अच्छी बात नहीं है। क्यूगा मिकू एक निर्दयी और संयमी व्यक्ति नहीं बनना चाहता। ज्यादा से ज्यादा वह अपने बच्चों को ही दावतें देता था। कुछ सालों में क्यूगा मिराई शायद बच्चों की परवाह भी नहीं करेगा क्योंकि वे बड़े हो गए थे। लौटने के बाद क्यूगा मिकू कुछ कमजोर आयाम प्राणियों को बुलाने के लिए कामताज की विधि का उपयोग करने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह कुछ समय के लिए मिकोटो के स्थान पर नहीं गया था और यह भी सुना कि उचिहा ससुके को भी सेंजुबन द्वारा ब्रह्मांड में भेजा गया था अन्वेषण गार्ड के कप्तान के रूप में सेवा की। उचिहा इताची और उचिहा फुगाकू के कारण उचिहा मिकोटो का अन्य उचिहा लोगों के साथ ज्यादा संपर्क नहीं है और उसके असली दोस्त केवल कुशिना और अन्य हैं। उचिहा सासुके के चले जाने के बाद उचिहा मिकोटो निश्चित रूप से अकेला हो जाएगा। कुशिना ने पिछली बार जो कहा था उसे याद करते हुए क्यूगा मिकू ने अंतरिक्ष शक्ति का इस्तेमाल करके उचिहा मिकोटो के घर पहुंच गया। आने से पहले उसने ये सब देखा था। उचिहा मिकोटो अयाका उजुमाकी और कुशिना उजुमाकी अभिनीत एक टीवी सीरीज देख रहा था। श्रीमती मिकोटो। हिनाता मिकोटो की अचानक उपस्थिति से उचिहा मिकोटो चौंक गई और जब उसने देखा कि यह हिनाता मिकू है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। कुशिना की तुलना में हिनाता मिकू के साथ उसकी संगति वास्तव में बहुत कम है क्योंकि कुशिना उससे ज्यादा बोल सकती है, लेकिन मिकोटो ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर यमातो नादेको का चरित्र है, कोमल और विचारशील, घर के प्रति समर्पित। उसके और हिनाता मिराई के बीच के रिश्ते का खुलासा करना आसान नहीं है और वह चिंतित है कि अगर वह हिनाता मिराई को खोजने की पहल करती है तो वह रिश्ते को उजागर कर देगी और बुरी चीजों का कारण बनेगी। इसलिए भले ही मिकोटो इसके बारे में सोचता है, वह इसे अपने दिल में रखेगी। भविष्य के प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं आज विशेष रूप से श्रीमती मिकिन के साथ रहने के लिए यहाँ हूँ। दरअसल हिनाता मिराई को अभी अभी याद आया। अगर उसे याद नहीं आया तो उसे अब तक रिसर्च रूम में एलियन जीवों को बुलाना शुरू कर देना चाहिए था। हिनाता मिको की बातें सुनने के बाद उचिहा मिकोटो बहुत खुश हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता उसे हिनाता मिकोटो ने गले लगा लिया। इस व्यवहार से मिकोटो को तुरंत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका बच्चा इतना बड़ा है लेकिन अब एक छोटी लड़की की तरह एक दूसरे की गोद में गले लगाया जा रहा है। उचिहा फुगाकू ने पहले कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर फ्यूचर, मिकोटो का शरीर गले लगाने में बहुत आरामदायक है। इस वाक्य ने हिनाता मिको के हाथ की गति के साथ मिलकर मिकोटो के शरीर को और भी नर्म बना दिया, मानो उसकी ताकत छीन ली गई हो।
जैसे जैसे हलचलें धीरे धीरे गहरी होती गईं, उचिहा मिकोतो को भी सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। उसने जिया हिनाता मिकू को थोड़ा जोर से धकेला और शर्माते हुए फुसफुसाया, पहले नहा लो। हालांकि उसने कल रात नहाया था, इतने कम समय में धूल जैसी कोई चीज नहीं होती, पर वो बस साफ होना चाहती है। चलो साथ चलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि मैडम मिकोटो अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद हिनाता मिकू ने सीधे मिकोटो को उठाया और बाथरूम में चली गई। पानी, झाग और बर्फ की आवाज के साथ बाथरूम का तापमान धीरे धीरे काफी बढ़ गया। थोड़ी देर बाद पानी के छींटे पड़ने की आवाज आने लगी। आज आपको घर पर देखना दुर्लभ है, क्या आप प्रयोगशाला नहीं जाते? ह्यूगा सेया के वापस आने के बाद मेज पर दुर्लभ तैयार भोजन को देखकर उसे थोड़ी खुशी महसूस हुई, लेकिन सतह पर सुंदर चेहरा अभी भी बहुत सादा था। मैं अभी धरती से लौटा हूं और मैंने प्रयोगशाला को जमीन के नीचे कर दिया है। अगर भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हुई तो मैं घर पर ही रहूंगा। ह्यूगा मिराई ने जमीन के नीचे मीटर की गहराई पर मीटर का स्थान खोला। दरअसल हर जगह ही यही हाल है। जब तक वह उसके पास है, वह विभिन्न आयामों के जीवों को रोक सकता है। हिनाता सेया आज थोड़ी देर से लौटी। मिकोटो से लौटने के बाद हिनाता मिकू के पास खाना बनाने का समय था और फिर उसने एक अलग आयाम वाले प्राणी को बुलाने की कोशिश की। यदि वह प्राणी ओरोचिमारू को दिख जाए तो वह संभवतः बहुत खुश होगा। ओरोची, ह्यूगा मिकू ने संयोग से इस प्राणी को एक बिन आयामी तल से बुलाया था, लेकिन ये लोककथाओं में वर्णित यामाता नो ओरोची से कुछ अलग है। यह एक वास्तविक आयामी प्राणी है और इस ब्रह्मांड में आते ही इसका विस्तार हो जाता है। यह ऊर्जा यामाता नो ओरोची से अलग है, संभवतः ये यहाँ एक प्राकृतिक आपदा भी बन सकती है। यामाता नो ओरोची को बुलाने के बाद हिनाता मिराई ने आयाम के मुंह को बंद करने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इसे विस्तारित और स्थिर किया और साथ ही इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अवरुद्ध कर दिया। वह आयामों की शक्ति का अध्ययन करना चाहता था, इसलिए उसने पहले आयाम अंतरिक्ष के प्रवेश द्वार को स्थिर कर दिया, जो कि 100 मीटर नीचे अनुसंधान कक्ष में है। नहीं, इस तरह के प्राणी का अध्ययन करने का ये पहला अवसर है, इसलिए यह बहुत धीमा होगा या कोई परिणाम नहीं मिलेगा। हालांकि संख्या 18 के पास ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को छोड़कर हिनाता मिकू का सारा ज्ञान है। अगर वह भी परिणाम का विश्लेषण नहीं कर पाती तो हिनाता मिकू केवल अन्य तरीकों का ही उपयोग कर सकती है। खाने के बाद हिनाता सेया ने देर तक नहाने के बाद सफेद रेशमी मोजे पहने, जो उसकी पतली जांघों पर एकदम सही लग रहे थे। हालांकि वह बिना कुछ कहे लिविंग रूम में बैठी रही, लेकिन यही सबसे बड़ा संकेत दे रहा था। इसे आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 453 समानांतर दुनिया से आगंतुक। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 453 समानांतर दुनिया से आगंतुक। यात्रा विफल, सिस्टम बेकार है। हिनाता मिराई ने सिस्टम पैनल को देखा और ऊपर दिया गया संकेत ये था कि मेजबान की ऊर्जा बहुत मजबूत थी, जो सिस्टम की वहन क्षमता से अधिक थी। मुझे लगा था कि आपकी क्षमता सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। ये बेकार व्यवस्था वाकई निराशाजनक है। मिराई ह्यूगा ने लापरवाही से शिकायत की और फिर अन्य तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह अब एक ब्रह्मांड के स्वामी के बराबर है और एक पैर से मल्टीवर्स स्तर पर कदम रख चुका है। सिस्टम पैनल पर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार अब उसके पास लगभग आधी शक्ति है ब्रह्मांड का, और यह ब्रह्मांड अनगिनत मल्टीवर्स में लगभग सबसे बड़ा है। जब तक आप अनंत रत्नों और उसकी ऊर्जा को त्याग नहीं देते, यह असंभव है। सिस्टम को क्लोन में स्थानांतरित करना तब तक संभव नहीं है जब तक आत्मा को 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाता। ह्यूगा मिकू ने कुछ देर सोचने के बाद इस विचार को भी अस्वीकार कर दिया। व्यवस्था उसकी आत्मा के साथ एकीकृत हो चुकी है। अगर आत्मा अलग भी हो जाए तो बिना व्यवस्था के भी आत्मा का एक हिस्सा अलग हो जाएगा। वह हाल ही में आयामी जीवों का अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने एक पवित्र वृक्ष का पौधा भी दूसरे आयामी अंतरिक्ष में फेंका है। इस लंबे शोध के बाद ह्यूगा मिकू को आखिरकार आयामों के अस्तित्व की थोड़ी समझ आ गई है। सौभाग्य से वह आयामी प्राणियों के रिकॉर्ड के बारे में जानने के लिए गुही के पास गया और उसने इसे जल्दबाजी में नहीं खोला, अन्यथा संक्रमित होने का वास्तविक खतरा था। चक्र वृक्ष एक आयामी प्राणी के समतुल्य है, लेकिन इस प्रकार के आयामी प्राणी की कोई प्राथमिकता नहीं होती, अच्छाई और बुराई या यहाँ तक कि अपनी चेतना भी नहीं होती, केवल जड़ पकड़ने और बढ़ने की वृत्ति होती है। यदि आप पवित्र वृक्ष की देखभाल करते हैं तो आप पुरस्कार प्राप्त कर पाएंगे। शुरुआत में केवल जीवन के ग्रह को बलिदान के रूप में आवश्यक था और फिर चक्र पवित्र वृक्ष में निहित किया गया और ओत्सुत्सुकी परिवार शक्तिशाली शक्ति और लंबे जीवन को प्राप्त करने में सक्षम होगा। जितने अधिक पवित्र पेड़ होंगे, ओत्सुत्सुकी परिवार उतना ही गहरा डूब जाएगा और अंत में उन्हें एक पवित्र पेड़ में आत्मसात कर लिया जाएगा, जो ब्रह्मांड में जड़ें जमाएगा और बढ़ेगा। फिर ओत्सुत्सुकी के भगवान ने पवित्र वृक्ष को स्थापित करने का तरीका बदल दिया। शक्ति के बदले में सीधे चक्र पवित्र वृक्ष को स्थापित करने से लेकर पवित्र वृक्ष के बीज के बदले में आदान प्रदान करने तक, और उन्होंने स्वयं जीवन के ग्रह की खोज की और पवित्र वृक्ष को लगाया। इसके अलावा ओत्सुत्सुकी देवता ने पवित्र वृक्ष लगाने के तरीके में भी सुधार किया है। पवित्र वृक्ष के परिपक्व होने पर ओत्सुत्सुकी जनजाति के किसी सदस्य की बलि दी जाती है और उत्पन्न चक्रफल को ओत्सुत्सुकी जनजाति के लिए सबसे उपयुक्त चक्रफल में बदला जा सकता है। इस तरह ओत्सुत्सुकी परिवार पर चक्र पवित्र वृक्ष के प्रभाव से मूल रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा जीवन का स्तर एक निश्चित स्तर तक विकसित नहीं हुआ है और चक्रदेव वृक्ष का अस्तित्व बिल्कुल भी महसूस नहीं किया जा सकता। ओत्सुत्सुकी के मातृ ग्रह पर स्थापित चक्रदेव वृक्ष अभी भी एक मातृ वृक्ष नहीं है, बल्कि ओत्सुत्सुकी के देवता द्वारा विकसित एक संतान वृक्ष है। ओत्सुत्सुकी देवता अभी भी जीवित है या नहीं, ये ह्यूगा को भविष्य में पता नहीं चलेगा और समय बहुत लंबा है। हालांकि ओत्सुत्सुकी देवता ने प्रारंभिक काल में जीवन के ग्रह को प्रतिष्ठित करके शक्ति प्राप्त की थी, लेकिन तब से उन्होंने चक्र पवित्र वृक्ष से अपना संबंध तोड़ लिया है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सारी जानकारी ह्यूगा मिकू ने चक्र पवित्र वृक्ष की चेतना से देखी थी और वह पुष्टि कर सकता है कि वास्तविक चक्र पवित्र वृक्ष ने इस ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली हैं। कारण के लिए ये होना चाहिए कि हिनाता मिकू 2 ब्रह्मांडों को जोड़ रहा है। उस समय कोई आयामी रक्षा नहीं की गई थी।
बाद में एक ही समय में पवित्र वृक्ष के 3 पौधे रोपे गए, जिससे पवित्र चक्र वृक्ष ने इस ब्रह्मांड में जड़ें जमा ली और गुही ने इस पर ध्यान दिया। सौभाग्य से चक्रदेव वृक्ष में कोई चेतना नहीं है, केवल सहज वृत्ति है। मिराई ह्यूगा कुछ समय से आयामी प्राणियों का अध्ययन कर रही है। शुरुआत में यमता नो और रुचि से लेकर कुछ कमजोर पौराणिक प्राणियों तक, और अंत में उस क्षेत्र में भी गई, न्यूयॉर्क मंदिर के संरक्षक को अनलॉक किया और डोरमामू से लड़ने के लिए अंधेरे आयाम में गई। कुछ समय के बाद मुझे अंधेरे आयाम की प्रकृति के बारे में पता चला। ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के साथ डोरमामू को ह्यूगा के भविष्य का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं है, और यह भी जानता है कि इस ब्रह्मांड पर आक्रमण नहीं किया जा सकता है, इसलिए ये सक्रिय रूप से आयामी आक्रमण को काटना चाहता है, लेकिन इसे ह्यूगा के भविष्य द्वारा रोक दिया जाता है। इतनी अच्छी शोध सामग्री, इसे कैसे काट दिया जा सकता है? डोरमामू की ताकत एक जैसी है और एक से ज्यादा जंग लगे ब्रह्मांड है, वह हिनाता मिराई का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हिनाता मिको उसका कुछ नहीं कर सकता। हालांकि बाकी 2 मंदिरों के संरक्षक मार्ग हिनाता मिराई को अकेला छोड़ दिया गया और केवल यही एक बचा। गुई भी ये देखकर खुश हुआ और उसने सीधे न्यूयॉर्क मंदिर हिनाता मिराई को दे दिया। डोरमामू उन आयामी जीवों में सबसे शक्तिशाली है जिनसे प्राचीन वन ने बचाव किया था। अब डोरमामू के खतरे के बिना अन्य आयामी जीव कुछ भी नहीं है। निंजा ग्रह ह्यूगा मिकू प्रयोगशाला में चक्र देवता वृक्ष से छुटकारा पाने का उपाय सोचता रहा। उसने एक उपाय सोचा, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह कारगर होगा या नहीं। वह तेंजन समूह के शवों पर लगाए गए 3 पवित्र चक्र वृक्षों का उपयोग नहीं करने वाला है। अपनी आयु और शक्ति बढ़ाने के लिए वे सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके अपना जीवन स्तर सुधार सकते हैं, लेकिन पवित्र वृक्षों के फलों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब हिनाता मिराई सोच रही थी, हिनाता सेया अचानक तहखाने में आई। हिनाता मिराई को देखा और कहा, हर दिन मुझे अनुसंधान कक्ष में रहना आता है, मेरे साथ बाहर आओ। हिनाता मिराई ने संदेह से पूछा, क्या हुआ? निंजा फेडरल रिजर्व की ऊर्जा समाप्त हो रही है। उन पिछड़े ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अनंत रत्नों की ऊर्जा ज्यादा सुविधाजनक है। ह्यूगा मिराई ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार बची हुई ब्रह्मांडीय ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो गई है। यह 1-2 साल के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकती है? वरिष्ठ तोमोना बहुत चिंतित थे। ऊर्जा उपकरणों का नवीनीकरण और अन्वेषण एक साथ किए गए, जिसके परिणामस्वरूप तेजी से खपत हुई। हिनाता सेया ने समझाया और फिर कहा, अब वे इन्फिनिटी स्टोन फिर से उधार लेना चाहते हैं। ऐसा न करना ही बेहतर है। मैं वास्तव में रियलिटी जेम का उपयोग करके निंजा ग्रह को सीधे ब्रह्मांड की नंबर 1 सभ्यता में उन्नत कर सकता हूं, लेकिन निंजा संघ के लोग कुछ खास नहीं है। आकाश की ओर एक कदम बढ़ाने का परिणाम विनाश है। कुछ लोगों को छोड़कर ज्यादा लोग इतनी ऊंची सभ्यता को नियंत्रित नहीं कर सकते। हिनाता मिराई ने सिर हिलाकर मना कर दिया और हिनाता कियोया से कहा, मियो की तरह वह भी टेंसिगन के साथ पैदा हुई थी, लेकिन बिना किसी प्रशिक्षण के कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद भी उसने टेंसिगन की शक्ति से दूसरों को लगभग चोट पहुंचा दी। अगर निंजा संघ में सभी के पास टेंसिगन है तो वे विनाश से दूर नहीं है। आप जो कह रहे हैं वह सही है। हिनाता सेया के सुंदर चेहरे पर बेबसी की झलक दिखी और फिर उसने संकोच से पूछा, आखिरी बार ऐसा क्यों न करें? ह्यूगा मिकू ने ये शब्द सुनते ही तुरंत संदेह से पूछा, क्या तुमने शेखी बघारी थी? इसीलिए तो तुम मेरे पास आए हो? तुम्हें पता है कि आम दिनों में तुम नीचे बिल्कुल नहीं आती। ज्यादा बात मत करो, बस कह दो कि जाना है या नहीं। हिनाता कियोया को सच बताया गया और उसने शर्मिंदगी और गुस्से में आकर हिनाता मिराई को लात मार दी। उसने हाइको के बारे में शेखी बघारी थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना भाषण दिया जाएगा। इस तरह वापस जाना वाकई शर्मनाक होगा। यह आखिरी बार असंभव नहीं है। जब तक आप कियान शॉ फेजियन को बताएंगे कि आपने अभी क्या कहा, वह निश्चित रूप से समझ जाएगा। वैसे भी हर किसी का जीवन काल बहुत लंबा होता है। ह्यूगा मिराई पहले तो सहमत हुई, फिर विषय बदलकर हिनाता कियोया से बोली, लेकिन कियोया तुम्हें सफेद रेशमी मोजा पहनना होगा, बनीगल। बगुआ खाली हथेली। ह्यूगा सेया ने धीरे से चिल्लाया, फिर हिनाता मिराई के पेट पर जोर से थप्पड़ मारा और फिर शर्म और गुस्से से उससे कहा, जल्दी करो। न्यूयॉर्क मंदिर, जो मास्टर गुई द्वारा ह्यूगा मिकू को दिए जाने के बाद से खाली पड़ा है। मूल रूप से रखी गई सभी जादुई वस्तुएं भी कामाताज द्वारा वापस ले ली गई थी, लेकिन सफाई के लिए कुछ रोबोट होंगे। अचानक एक थोड़ा बूढ़ा हल्क दूसरी छतों से न्यूयॉर्क मंदिर के प्रवेश द्वार की छत पर कूद गया। संदेह से चारों ओर देखा। टोनी, मुझसे कम विश्वसनीय है, ये कौन सा समय है? लुओ क्या कि न्यूयॉर्क पर हमला करने नहीं आया था? ब्रूस बैनर ने छत पर लगे दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चला गया। वह केवल इतना जानता था कि यह कर्माताज में एक जगह है और जब उसे पृथ्वी पर वापस भेजा गया तो उसे यहाँ भेजा गया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि टोनी ने उसे गलत समय पर भेज दिया था। पिमकन अब टेलीपोर्टेशन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आप इस बार टाइम जेम उधार नहीं ले पाए तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मौजूदा डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे समझ पाएंगे। लेकिन ब्रूस बैनर को जल्द ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत कुछ बदल गया है और एक जादुई पवित्र जगह पर इतना पुराना रोबोट क्यों होगा? क्योंकि यह सिर्फ एक सफाई रोबोट है और इसमें हमला करने की कोई क्षमता नहीं है। इसने सिर्फ घुसपैठिए को रिकॉर्ड किया और फिर इसे 18 तारीख को कृत्रिम बुद्धिमत्ता को भेज दिया। अजीब कहाँ है? क्या वह यही नहीं है? जाहिर है वो यहाँ नहीं है। अब ये जगह मुझे कर्माताज ने दी है। तुम कहाँ से आए हो? ब्रूस बैनर के पीछे अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो नीली आंखों वाला एक एशियाई आदमी उसके पीछे खड़ा था, मानो वह अचानक प्रकट हो गया हो और उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ब्रूस बैनर कुछ कदम पीछे हटे और जल्दी से पूछा, तुम कौन हो? स्ट्रेंज कहाँ है? लेकिन जब उन्होंने खुद देखा तो पाया कि उनके सामने वाला व्यक्ति एक आभासी प्रक्षेपण लग रहा था, लेकिन उसके आसपास कोई प्रक्षेपण उपकरण नहीं था। ह्यूगा मिकू ने उत्तर दिया, स्ट्रेंज एक कार दुर्घटना में था और वह कुछ समय पहले ही अपनी चोटों से उबरा था, लेकिन कार दुर्घटना से उसके हाथ अक्षम नहीं हुए थे, इसलिए वह भी एक डॉक्टर है। अगर आप उससे इन्फिनिटी स्टोन उधार मांगना चाहते हैं तो यह संभव है। खैर, मेरा जवाब खत्म हो गया है। अब समय है कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। आप किस समय और स्थान से हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स उठाना चाहते हैं? वहां आपके साथ क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह।
जब ब्रूस बैनर ने कई खबरें सुनी तो उसने आश्चर्य से पूछा, क्या आप नए सुप्रीम मैच हैं? नहीं, सुप्रीम मास्टर अभी भी प्राचीन एक है, अगले सुप्रीम मास्टर लाइब्रेरियन वन हो सकते हैं। आप मेरे प्रश्न का उत्तर कब देने वाले हैं? ह्यूगा मिराई ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या उसे आत्मा की जांच करने के लिए आना चाहिए? मेरा उद्देश्य सर्वोच्च जादूगर स्ट्रेंज को ढूंढकर अनंत रत्न उधार लेना है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कुछ दुर्घटनाएं घटित हो गई हैं। वर्तमान सर्वोच्च जादूगर कहाँ है? मुझे उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हमारे ब्रह्मांड में थानोस की वजह से अपनी उंगलियां चिटकाओ और यहाँ कोई लोकी आक्रमण न हो। ब्रूस बैनर की बात सुनकर हिनाता मिराई की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये किसी असामान्य समय नोट के कारण समय का विचलन है और फिर एक समानांतर दुनिया में बदल गया है? मुझे नहीं पता कि समस्या किस समय उत्पन्न हुई। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सुप्रीम मास्टर कहाँ है? मेरा समय बहुत जरूरी है। ब्रूस बैनर ने देखा कि हिनाता भविष्य में भौहें चढ़ा रही है, इसलिए उसने फिर याद दिलाया, उसे ढूंढना तुम्हारे लिए बेकार है। इस ब्रह्मांड के 6 अनंत रत्न मेरे पास हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें उधार नहीं दूंगा और भविष्य अनिश्चित है। बेहतर होगा कि तुम ऐसी चीजों पर दांव न लगाओ, वरना इससे और भी मुसीबतें पैदा होंगी। समयरेखा बहुत अनिश्चित है। ह्यूगा मिकू ने सीधे ब्रूस बैनर से कहा कि समय मणि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का अवतार है और ब्रूस बैनर समय मोड़ द्वारा गठित एक समानांतर ब्रह्मांड है। प्राचीन ने एक जुआ के बाद ब्रूस बैनर को समय मणि उधार दिया, लेकिन वहां एक बार थोड़ी दुर्घटना होने पर समय पत्थर वापस नहीं आएगा। इस ब्रह्मांड में कोई समय रत्न नहीं है, लेकिन समानांतर ब्रह्मांड में अधिक समय रत्न है। फिर प्राथमिकता उलट जाएगी। हालांकि हिनाता मिराई का अस्तित्व है, ब्रह्मांड रह नहीं जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा के लिए एक अतिरिक्त द्वार है। ये कुछ ऐसा है जिसे हिनाता मिराई अनुमति नहीं दे सकती। क्या इन्फिनिटी स्टोन आपके पास है? सर, क्या हम मिस्टर फ्यूचर टाइम एंड स्पेस हैं? ब्रूस बैनर की बात पूरी होने से पहले ही हिनाता मिराई का प्रोजेक्शन गायब हो गया। उसने जल्दी से इधर उधर ढूंढा, लेकिन प्रोजेक्शन और संचार उपकरण नहीं मिले, बस कुछ सफाई रोबोट ही मिले। क्या? ब्रूस बैनर की सांस फूल रही थी क्योंकि उसकी उम्मीद टूट चुकी थी, इसलिए उसने सीधे दीवार पर मुक्का मारा। लेकिन यहाँ हिनाता मिराई द्वारा अंधेरे आयाम स्थान तक ले जाने की शक्ति बनाए रखने के लिए एक मोहर छोड़ी गई थी, इसलिए ब्रूस बैनर न केवल दीवार को तोड़ पाया, बल्कि खुद भी मारा गया, वापस उछल गया। डॉक्टर बैनर, क्या हुआ? स्टीव का प्रश्न ब्रूस बैनर के हेडसेट से आया था, लेकिन यह इस समय और स्थान का स्टीव नहीं था, बल्कि उसी समय और स्थान का स्टीव था, और वह वही स्टीव था जो इन्फिनिटी स्टोन्स लेने के लिए वापस आया था। सब लोग, मैंने एक गंभीर खबर सुनी है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। अगर यह सच है तो हम यहाँ इन्फिनिटी स्टोन नहीं ढूंढ पाएंगे। बाद में ब्रूस बैनर ने जल्दी से बताया कि उसे अभी अभी क्या हुआ था। उसकी बातें सुनकर सामने वाले पक्ष के कई लोग चुप हो गए। यह बदलाव हथौड़े की चोट जैसा था जिसने उन्हें सीधे चक्कर में डाल दिया। स्टॉक, क्या हो रहा है? मैं देख रहा हूँ, लेकिन बैनर कह रहा है कि यह सच है कि यहाँ कोई एवेंजर्स नहीं है। यह आयरन मैन, लीजन और सुपर 7 है। भगवान, अंडरवियर बच्चे इतने बड़े कैसे हो गए? स्टॉक के शब्द हेडसेट से आ रहे थे और शब्द सुनकर अन्य लोगों के दिल बैठ गए, जबकि ब्रूस बैनर ने टोनी स्टॉक के स्वर में घबराहट की झलक सुनी। क्वांटम स्पेस टाइम शटल मशीन, जिस पर गहन शोध किया गया है, में ज्यादा पिमकन नहीं बचे हैं। अगर इस बार उन्हें समय रत्न नहीं मिला तो वे अपना आखिरी मौका गंवा देंगे, और टोनी स्टॉक ने सबसे ज्यादा ऊर्जा लगाई है और ज्यादा आत्मदोष। कल ड्राइव-इन के बारे में आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। स्पष्ट रूप से जारी किया गया था। सदस्यता लेने वाले भाइयों के लिए खेद है, कृपया मुझे समूह में बताएं और मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। दरअसल लिखने के आखिर में मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं पैसे कमाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए कृपया सब्सक्राइब करना बंद कर दीजिए। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। इस आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 454 वांडा से मदद मांगना। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 454 वांडा से मदद मांगना। शांत हो जाओ, स्टॉक। समानांतर ब्रह्मांड में स्टीव ने तुरंत संचारक के माध्यम से टोनी स्टॉक को बताया कि वे किसी दूसरे समय और स्थान पर आ गए हैं और इन अजीबोगरीब चीजों का सामना करना उनके लिए बहुत अप्रत्याशित था। अगर टोनी को और कोई मानसिक समस्या होती तो यह उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होता, बहुत बड़ा। अब हम एक बैठक करेंगे और फिर हम चीजों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर बैनर, क्या आप अभी भी वहीं हैं? ठीक है, ब्लैक नंबर 117 ले लेता है और मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। हल्क की खबर पाकर दूसरे लोग न्यूयॉर्क मंदिर के स्थान पर दौड़ पड़े। उन्हें ऐसे विचित्र मामले पर चर्चा करनी ही थी, वरना वे इन्फिनिटी स्टोन्स वापस नहीं ला पाते और सभी उन्हें बचा नहीं पाते। बाकी तीनों न्यूयॉर्क में थे। थोड़ी देर बाद समानांतर ब्रह्मांड से टोनी स्टॉक, स्टीव और एंटमैन सभी न्यूयॉर्क मंदिर में आ गए। सभी के आ जाने के बाद स्टीव ने सीधे कहा, डॉक्टर बैनर, हमें विस्तार से बताइए कि आपने यहाँ क्या सुना। ऐसा लगता है कि यह वह समय नहीं है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। यहाँ कोई डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं है और अगला सर्वोच्च जादूगर वह नहीं है, और किसी ने पहले ही इन्फिनिटी स्टोन एकत्र कर लिया है। जब ब्रूस बैनर न्यूयॉर्क मंदिर में सामने आई स्थिति के बारे में बात कर रहे थे तो टोनी स्टॉक ने अचानक अपने साथ लाए लघु प्रक्षेपण कंप्यूटर का इस्तेमाल यहाँ नेटवर्क से जुड़ने के लिए किया और फिर ब्रूस बैनर के लिए एक दृश्य बुलाया। स्टीव के पति और एंटमैन ने इसे देखा। बैनर, क्या ये वह आदमी है? टोनी स्टॉक ने स्क्रीन पर व्यक्ति को देखा और पूछा, जो छवि उसे मिली थी वह इंटरनेट पर गायब हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसे शील्ड द्वारा बचा लिया गया था। यह अच्छी तरह से जानते हुए उसने आसानी से शील्ड की नेटवर्क रक्षा प्रणाली को तोड़ दिया और निक फ्यूरी के समान अनुमतियां प्राप्त की। माइक्रो प्रोजेक्शन कंप्यूटर पर प्रदर्शित छवि डेटा से पता चलता है कि सुपरहीरो टीम ने एबोनी माप, जनरल डेथब्लेड और प्रॉक्सिमा सेंटोरी को हरा दिया था और सेना ने उन्हें घेर लिया था। अंत में ब्रह्मांड से टोनी स्टॉक घेराबंदी से बचाव के लिए बाहर आए, लेकिन ब्रह्मांड से लौट रही हिनाता मिराई से टकरा गए।
वह वही था जो अभी अभी न्यूयॉर्क मंदिर में प्रकट हुआ था। उसने 6 अनंत रत्न एकत्र किए थे। ऐसा लगता है कि उसने झूठ नहीं बोला था। ब्रूस बैनर ने हिनाता मिराई को देखने के बाद जल्दी से कहा, लेकिन उसे यह कहने की जरूरत नहीं थी। टोनी स्टॉक और अन्य लोगों को हिनाता मिराई के जैद दस्ताने को देखने के बाद इसके बारे में पता था। चित्र में अमेरिकी सेना के व्यवहार ने हिनाता मिराई को क्रोधित कर दिया और फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उस पर एक अनंत मणिलाल चमकती हुई देखी और फिर अमेरिकी सेना के सभी हथियार फ्लाइंग ऐश में बदल गए। यह मामला है, कम से कम इस सज्जन ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ वह उंगली नहीं काटी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के सभी हथियारों को मिटा दिया। टोनी स्टॉक ने शांति से कहा, यह एक शांतिवादी जैसा दिखता है, लेकिन यह हमें रत्न उधार देने को तैयार क्यों नहीं है? एक और सवाल, वह अभी कहाँ है? हम अभी उसके कप्तान सुपर हीरो के पास जा सकते हैं। क्या यह आपको जाना पहचाना लग रहा है? स्टीव ने सिर हिलाया और अविश्वास से कहा, पुराने दोस्त, ऐसा लगता है कि यह वास्तव में एक समानांतर ब्रह्मांड है और रमलो एक सुपर हीरो बन गया है। अब उसे हथियार मास्टर कहा जाता है, कैप्टन। उसकी लोकप्रियता तुमसे गुना ज्यादा है और मैं भी तुमसे ज्यादा है। इसके बाद टोनी स्टॉक ने व्यवसाय के बारे में बात की। चलो व्यवसाय के बारे में बात करते हैं। अब हम इस व्यक्ति को कहाँ ढूंढेंगे? यह उसकी जगह होनी चाहिए, लेकिन मैंने जो देखा वही एक प्रक्षेपण था। ब्रूस बैनर ने कहा, यहाँ के अलावा शायद उन 4 सुपर हीरो को पता होगा। वे बहुत मशहूर हैं। भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की सुपर हीरो टीम में मूल रूप से 7 पद थे। कुछ समय पहले केवल 6 लोग थे और अब 4 ही बचे हैं। टोनी स्टॉक ने भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी की जानकारी जांची और यह जानकर हैरान रह गया कि उसका उससे कुछ लेना देना था। विशाल उड़ने वाली धातु मूल स्टॉक इंडस्ट्रीज के हथियार कारखाने से निकली थी। इस ब्रह्मांड के टोनी स्टॉक ने हथियार विभाग बेच दिया है और एक सुपर हीरो से सुपर एम्बुलेंस टीम में परिवर्तन से हर बार जब कोई आपदा होती है तो स्टॉक एम्बुलेंस रोबोट सबसे पहले भेजता है और फिर शक्तिशाली आयरन मैन सूट में दृश्य के चारों ओर घूमने के लिए उसके इंतजार करता है। मूलतः सभी आपदाओं का समाधान सुपर हीरो दस्ते द्वारा किया जाता है और टोनी स्टॉक को भी यह खबर मिली कि इस ब्रह्मांड में उसका एक बच्चा है। ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड में मैं बहुत शांत होगा। मूलतः उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि वह इस समानांतर ब्रह्मांड की स्थिरता से संतुष्ट है, टोनी स्टॉक को उस ब्रह्मांड पर विचार करना होगा जिसमें वे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए अनंत रत्नों पर कब्जा करना होगा। पिम कर्ण चले गए हैं और लौटने के बाद कोई अनंत रत्न नहीं होंगे और उनकी दुनिया पूरी तरह से निराशाजनक हो जाएगी। चलो पहले इस कंपनी में चलते हैं और वांडा से पूछते हैं। स्टीव ने निर्णायक रूप से कहा कि वे वांडा को जानते हैं और जानते हैं कि वह दयालु है। अगर वे उसे कारण समझाएं तो शायद वे इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कुछ जान पाए, लेकिन वे भी लाचार हैं। इस फैसले के बाद कई लोग तुरंत न्यूयॉर्क मंदिर छोड़कर भविष्य के बायोफार्मास्यूटिकल भवन की ओर दौड़ पड़े, लेकिन जाने से पहले टोनी स्टॉक न्यूयॉर्क मंदिर में 2 नैनो रोबोट छोड़ गया। मंदिर बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए वह थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करना चाहता है। निंजा ग्रह। पृथ्वी पर न्यूयॉर्क मंदिर से समानांतर ब्रह्मांड के आगंतुकों के बारे में जानने के बाद युगा मिकू ने ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा का उपयोग दुनिया के नोड्स में परिवर्तनों को देखने के लिए किया, लेकिन हासिल करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये बहुत गड़बड़ और अव्यवस्थित था और यह निर्धारित करना असंभव था कि ब्रूस बैनर समानांतर ब्रह्मांड से कहां आया था। जहां तक इन्फिनिटी स्टोन्स की बात है, मिराई हिनाता उन्हें देने के बारे में सोच भी नहीं रही है। ब्रह्मांड में उनका समय और स्थान थानोस द्वारा ब्रह्मांड के आधे से ज्यादा जीवन के लिए मिटा दिया गया था। यह उनका नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मिराई हिनाता से कोई लेना देना नहीं है। एक समानांतर ब्रह्मांड। ऐसा लगता है कि क्वांटम स्पेस में स्पेस टाइम शटल बहुत स्थिर नहीं है। ये टाइमलाइन पर बिल्कुल भी नहीं उछल रहा है, बल्कि अनगिनत टाइमलाइनों में पीछे की ओर तैरती हुई काप की तरह भटक रहा है। भविष्य के बारे में सोचने के बाद हिनाता ने अस्थायी रूप से क्वांटम शटल के समय को लिखने का निर्णय लिया तथा भविष्य में जब भी उसे खाली समय मिलेगा उसका अध्ययन करने का निर्णय लिया। वह अब मुख्यतः आयामी जीवों पर शोध कर रहा है और चक्र पवित्र वृक्ष से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्थित अंतरिक्ष समय यात्रा का उपयोग कर रहा है। इस अस्तित्व को हमेशा अपने पीछे चलने दे रहा है। भले ही वह जानता हो कि चक्र पवित्र वृक्ष में कोई चेतना नहीं है, फिर भी उसके मन में कुछ चिंताएं हैं। अगर कुछ और बिंदु हैं तो ठीक है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय चक्र पवित्र वृक्ष हमारे साथ जाएगा या नहीं। ओत्सुत्सुकी के देवता ने चक्र पवित्र वृक्ष से छुटकारा पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया होगा। उन्होंने कुछ नहीं किया, इसे स्वयं से जुड़ा होना चाहिए। आयामी जीव एक प्रकार के प्रक्षेपण के साथ अनुसरण करेंगे और चक्र वृक्ष में ये क्षमता होनी चाहिए। हालांकि यह सिर्फ हिनाता का अनुमान है, यह कोई आजमाने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ आत्मा और शक्ति को अलग करता है। लेकिन हाल ही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और हिनाता मिराई अपने अनुमान को तभी क्रियान्वित कर सकता है जब वह आयाम की गहराई का पता लगा लेगा और तेंजिन समूह की लाश पर पवित्र वृक्ष परिपक्व हो जाएगा। इससे पहले मिराई युगा एक ब्रेक ले सकती है। इस समय के दौरान हिनाता क्योया उससे बचती रही है। शायद वह वास्तव में एक सफेद रेशम मोजा बनी लड़की पोशाक पहनने के लिए शर्मिंदा है। भले ही वह वापस आ जाए, उसे जल्दी आराम मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिनाता का भविष्य क्या है। हिनाता क्योया बस एक शब्द नहीं कहती है। इस संबंध में केक्सियांग और श्रीमती मिकोटो सबसे आज्ञाकारी हैं, विशेष रूप से श्रीमती मिकोटो, जिनके पास पानी की तरह कोमल स्वभाव है, लेकिन अक्सर विभिन्न कारणों से शर्मीली होती हैं और कभी कभी थोड़ा विरोध करती हैं जब वह वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं, लेकिन अंत में वह अभी भी मुड़ जाती हैं। चेहरा सहमत हो गया। एक बार जब बाकी सभी लोग चले गए थे, हिनाता मिकु सीधे उचिहा मिकोटो के घर आया और उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। भविष्य के प्रभु उचिहा मिकोटो भी युगा मिकु के हुआंगक्वान बिलियांग्सका को जानती है, लेकिन वह अभी आईने में कुछ खास कपड़े पहनकर देख रही है। हालांकि अंत में युगा मिकु को ही देखना है, लेकिन अचानक उसे पहचान लिया जाता है। भविष्य के प्रभु, इसे मत देखो। शर्मिंदा होकर उचिहा मिकोटो ने सीधे सुसैनो के साथ अपने शरीर पर कपड़े अवरुद्ध कर दिए। उसने अभी अभी इस तरह की ड्रेस खरीदी थी और यह कुशिना ही थी जिसने पिछली बार कहा था कि यह बहुत बोल्ड है, कि फ्यूचर जून उसे बहुत पसंद करता होगा, इसलिए उसने इसे चुपके से खरीद लिया। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसे पहनने के तुरंत बाद इसका खुलासा हो जाएगा। वह चौंक गई। मीकिन को नहीं पता था कि शी ने क्या कहा।
ह्यूगा मिराई भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और पूछा, क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? मैंने सब कुछ देख लिया है, इसलिए यहीं रहें। मिकोटो शर्मा गई, लेकिन फिर भी उसने हिनाता मिकू से घर में रहने का वादा किया और फिर जल्दी से कपड़े उठाए और उन्हें सुसानो के अंदर डाल दिया। हालांकि मिकोटो जानती थी कि सुसानो इसे रोक नहीं सकती, लेकिन यह एकमात्र चीज थी जो उसे आराम दे सकती थी। अपने कपड़े बदलने के बाद मीकिन ने लाल चेहरे के साथ पूछा, भविष्य कुंड, तुम यहाँ क्यों हो? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, वह ऊपर से गुजर गई। उसके शरीर पर कपड़े अब बहुत संवेदनशील हैं। थोड़ा रगड़ने से मीकिन कुछ भावनाओं को जन्म दे सकती है। क्योंकि मुझे आपकी याद आती है श्रीमती मीकिन, इसलिए मैं एक नजर देखने आया था, लेकिन मुझे इतने बड़े आश्चर्य की उम्मीद नहीं थी। मीकिन को अपने कानों में गर्मी महसूस हुई और उसका शरीर अधिक संवेदनशील हो गया। उसने हिनाता मिकू को थोड़ा धक्का दिया, मुझे ऐसा मत कहो। अगर कुशिना को ऐसा कहा जाता तो वह जरूर उठ खड़ी होती और हिनाता मिकू को सबक सिखाती। हालांकि अंत में कुशिना की करारी हार हुई और मिकोतो की बातें ज्यादा से ज्यादा थोड़ा गुस्सा दिलाती। उसका सौम्य और कोमल नादेशिकों वाला स्वभाव उसे कुछ कर पाने में असमर्थ बना देता। बाकी कामों के लिए तो गुस्सा आना ही हद है, लेकिन यह व्यवहार एक प्लस है। कुछ घंटे बाद शाम होते होते मीकिन ने नहाया और थककर लेट गई। हिनाता मिकू ने जाने से पहले उसे सुला दिया। वापस जाने के बाद ह्यूगा मिकू को धीरे धीरे उन चीजों की याद आई जो उसने अभी तक नहीं की थी। उन्हें विस्तार से गिनते हुए उसने बहुत समय बर्बाद किया। मैंने हाल ही में कुछ भी नहीं किया है और विभिन्न चीजों की प्रगति बेहद धीमी रही है। ह्यूगा मिराई ने आश्चर्य से आह भरी, फिर कुछ देर सोचा और अपने मन में निश्चय किया, कल से ही हमें ये काम छोड़ देना चाहिए। मैं वांडा से मिलना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताओ। माफ कीजिए सर, हम सुपरहीरो स्क्वाड से संपर्क नहीं कर सकते। उनके पास उनके लिए एक समर्पित टीम है। भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों ने स्टीव के अनुरोध को विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। अब वह धूप का चश्मा भी नहीं पहनता, लेकिन भविष्य की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी के लोगों ने स्टीव को पहचाना नहीं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका तो पहले से ही एक भूतपूर्व नायक है। जब 7 सदस्यों वाली टीम आज इतनी लोकप्रिय है, तो पिछली सदी के किसी युद्ध नायक की पूजा कौन करेगा? कृपया, हमें वांडा से कुछ लेना देना है। आप हमें बता सकते हैं कि वांडा से कौन संपर्क कर सकता है? टोनी स्टॉक ने असहाय होकर स्टीव को धक्का दिया, फिर अपने चेहरे से धूप का चश्मा उतार दिया और आगे कहा, स्टॉक इंडस्ट्रीज और वांडा को कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है और यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। टोनी स्टॉक, सच में तुम? ये देखकर कि यह टोनी था, भविष्य की दवा कंपनी के लोगों ने तुरंत आश्चर्य में कहा और फिर टोनी स्टॉक की फुफकारती उंगलियों को देखा। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी आवाज कम कर दी और कहा, पिछली बार मेरा परिवार आपके एम्बुलेंस रोबोट के लिए धन्यवाद था। ठीक है, मैं वास्तव में इस मामले में आपकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन वास्तव में कोई रास्ता नहीं है। सुपरहीरो स्क्वाड के उच्च प्रबंधन से संपर्क करने का यही एकमात्र तरीका है जो मुझे पता है। आप उनके सुबह के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, धन्यवाद। टोनी स्टॉक असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने फोन उठा लिया। फ्यूचर बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी से कुछ लोगों के चले जाने के बाद एंटमैन ने सीधे पूछा, स्टॉक, आप अपने सहायक के साथ सीधे वांडा के स्थान की खोज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्रतिद्वंद्वी के पास भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है और ये दुनिया की सबसे मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। यहाँ तक कि जाविस भी सुपरहीरो के स्थान की खोज या निगरानी करने के लिए प्रतिद्वंद्वी की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आगे नहीं जा सकता है। टोनी स्टॉक ने असहाय होकर बताया कि अगर वांडा इतनी आसानी से मिल सकती थी तो वह बहुत पहले ही वहां चला गया होता। अब जब इंटरनेट पर एक से अधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता है तो वह एक सूट सहायक लाया और अगर उसने बेतरतीब ढंग से उपग्रहों को बुलाया तो उसे दंडित किया जाएगा। पकड़ा गया, लेकिन इसमें बहुत प्रयास करना पड़ा और अंततः टोनी स्टॉक और अन्य लोगों ने वांडा से संपर्क किया। क्योंकि स्टीव को वांडा के बचपन के बारे में कुछ पता था, इसलिए वांडा के सहायक को बताने के बाद उन्हें जल्दी ही जवाब मिल गया। टोनी मर गया। स्टॉक और कैप्टन अमेरिका, तुम इतने बुरे क्यों हो? और हल्क, तुम ऐसे कैसे हो गए? वांडा ने हल्क को देखते ही उसे वश में करने के लिए अपनी महाशक्तियों का इस्तेमाल कर दिया। उसकी धारणा थी कि हल्क एक ऐसा राक्षस था जो तरकीन था और सिर्फ तोड़ना ही जानता था। स्टीव के त्वरित स्पष्टीकरण के कारण वांडा ने कुछ नहीं किया। क्या तुम सच में टोनी स्टॉक और कैप्टन अमेरिका हो? जहां तक मुझे पता है उनमें से एक बच्चे की परवरिश कर रहा है और दूसरा शील्ड में है। वांडा के संदेह का सामना करते हुए टोनी स्टॉक और स्टीव ने एक दूसरे को देखा और फिर समझाया, मैं सचमुच कैप्टन अमेरिका हूं, लेकिन मैं भविष्य के समानांतर ब्रह्मांड से आया कैप्टन अमेरिका हूं। कुछ दुर्घटनाओं के कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। इसके बाद स्टीव रोजर्स ने वांडा को विस्तार से बताया कि उनकी दुनिया में क्या हुआ था और अंत में कहा कि यदि आप लोगों को बचाना चाहते हैं तो आपको अनंत रत्नों की आवश्यकता होगी और इस ब्रह्मांड में अनंत रत्न सभी मिराई हिनाता पर है, इसलिए उनका उद्देश्य मदद मांगना है और वे वांडा के माध्यम से मिराई हिनाता से संपर्क करना चाहते हैं। इसे आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 455 एक नई दुनिया की ओर अग्रसर। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 455 एक नई दुनिया की ओर अग्रसर। इन्फिनिटी स्टोन्स, मैं तुम्हें मिस्टर फ्यूचर वाली ऐसी बात क्यों बताऊं? चूंकि मिस्टर फ्यूचर ने तुम्हें मना कर दिया है तो अब उनके पास मत जाना। स्टीव और टोनी स्टॉक की बात सुनने के बाद वांडा ने अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। आज उसके पास जो कुछ भी है वह मिस्टर फ्यूचर द्वारा दिया गया था, जिसने उसे और पिएत्रो को हाइड्रा से बाहर निकाला और फिर बदला लिया और इस दुनिया के टोनी स्टॉक और सोकोविया में युद्ध शुरू करने वाले लोगों को सिखाया कि वे शक्तिशाली हैं और जादुई ज्ञान प्रदान करते हैं। अगर वह इस समय मिस्टर फ्यूचर के साथ खड़ी नहीं होती तो वह एक कृद्धन सफेद आंखों वाली भेड़िया बन जाती। वांडा को लगा कि अगर उसने ऐसा किया और पीटर और रमलो ने सबसे पहले उसे मना लिया तो पिएत्रो भी नहीं मानेगा। वांडा, उस ब्रह्मांड में तुम और तुम्हारे प्रेमी भी हैं। थानोस की वजह से वे बदला भी नहीं ले पा रहे हैं। ब्रह्मांड का आधा जीवन हमारी रक्षा का इंतजार कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकोगी। अगर तुम नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते और तुम कितना भी कहो मैं इसे महसूस नहीं कर सकता।
मेरा वर्तमान जीवन बहुत पूर्ण है और मैं किसी दूसरे ब्रह्मांड में खुद को बिल्कुल भी अनुभव नहीं कर सकता। और चूंकि तुम्हारा एक समानांतर ब्रह्मांड है तो हो सकता है कि दूसरे ब्रह्मांडों में भी मैं हूं जो बचपन में स्टॉक मिसाइल के विस्फोट में मर गया था। क्या मुझे उसे बचाने भी जाना चाहिए? वांडा ने लाचारी दिखाई और फिर सीधे कहा, और हम में से कोई भी मिस्टर फ्यूचर से संपर्क नहीं कर सकता। 6 अनंत रत्न एकत्र करने के बाद वह ब्रह्मांड में अन्य स्थानों पर चले गए जब तक कि वह अपनी पहल पर पृथ्वी पर न आए, अन्यथा कोई भी उनसे संपर्क नहीं कर पाएगा। ब्रूस बैनर ने ये शब्द सुनते ही तुरंत पूछा, क्या सुप्रीम मैज उनसे संपर्क कर सकता है? नहीं, मास्टर गुई को पिछली बार भी हमसे मिस्टर फ्यूचर को ढूंढने की उम्मीद थी। आपको हार मान लेनी चाहिए। ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि मिस्टर फ्यूचर को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं है। बोलने के बाद वांडा उनके साथ बातचीत खत्म करने को तैयार थी। हालांकि उसने बहुत सी दिलचस्प बातें सुनी, लेकिन वह वास्तव में इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। वांडा, मुझे अब और परेशान मत करो, मैं कुछ नहीं कर सकता। वांडा के हाथों में कुछ लाल जादुई प्रभामंडल दिखाई दिए जिन्हें चेतावनी समझा गया। ये देखकर स्टीव और टोनी स्टॉक भी जो कहना चाहते थे रुक गए। उन्होंने कुछ वीडियो में वांडा की ताकत देखी है। इस दुनिया में वांडा बेहद ताकतवर लगती है। ये बात एबोनी माव को कुछ ही मिनटों में आसानी से हराने से पता चलती है। वैसे भी टोनी स्टॉक का एबोनी माव से कोई लेना देना नहीं है। ब्रूस बैनर के लिए भी यही बात लागू होती है। इसके अलावा वे अभी भी समानांतर ब्रह्मांडों के लोग हैं। एक बार संघर्ष फैल गया तो यह निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा। सेट से निकलते हुए टोनी स्टॉक ने आह भरते हुए पूछा, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरे पास अभी भी एक आखिरी उपाय है, लेकिन सच कहूं तो नाकामी की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर यह नाकामयाब रहा तो हम दोबारा वापस नहीं जा पाएंगे और अपने परिवार और दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे। स्टीव ने शब्द सुनने के बाद टोनी की ओर देखा और फिर पूछा, कौन सी विधि? हम में से प्रत्येक के पास पिमकणों का उपयोग करने का केवल एक ही मौका है, इसलिए पिमकणों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक स्थान पर जाएं, ताकि हम अनंत स्टोन्स प्राप्त करने के लिए अन्य समय और स्थान पर जा सकें। टोनी स्टॉक ने वह तरीका बताया जो उन्होंने अभी सोचा था, लेकिन जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उन्होंने इस व्यवहार के जोखिम के बारे में भी सोचा, यानी वे क्वांटम समय और स्थान को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकते। एंटमैन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी विधि? अतीत में शील्ड पर जाने के लिए इस अंतिम अवसर का उपयोग करें जहां कई पिमकण और रूबिक क्यूब है। अगर हम वहां जाते हैं तो हमारे पास क्वांटम समय और अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा करने के कई और अवसर होंगे। लेकिन टोनी स्टॉक ने अपना सिर हिलाया और गुस्से से कहा, शायद अभी जैसा हो। मुझे लगा था कि हम समय अक्ष पर एक तरफा छलांग लगा रहे हैं, लेकिन अब यह बिल्कुल अलग लग रहा है। ये ब्रह्मांड मुख्य क्षण हो सकता है। हम छलांग लगाने के लिए खाल का इस्तेमाल करते हैं। म्यू कण चाहे जितना भी उछल जाए, इस ब्रह्मांड के भूतकाल में आना संभव है जब हम चाहें। मैं बीच में बोल रहा हूं, क्या आप सब समझ रहे हैं? एंटमैन ने अचानक हस्तक्षेप किया और पूछा। फिर उसने ब्रूस बैनर और स्टीव की ओर देखा। पूर्व ने सिर हिलाया और सीधे कहा, मैं समझ सकता हूं, यह इसके बराबर है। लेकिन इससे पहले कि ब्रूस बैनर अपनी बात आगे समझा पाता, स्टीव ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ब्रूस के बारे में विस्तार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। टोनी, हम कितने आश्वस्त हैं। आपके पास सब कुछ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, समय के साथ खेलना सबसे अच्छा नहीं है। इससे पहले कि टोनी स्टॉक जवाब दे पाते, उनके बगल में खड़े किसी व्यक्ति ने अचानक उनसे कहा, और जब स्टीव और टोनी ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि मिराए ह्यूगा किसी समय उनके बगल में प्रकट हुई थी। अब आपके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि आप अपने ब्रह्मांड में लौट जाएं और फिर दर्द से राहत पाने के लिए समय पर भरोसा करें। अगर आप अपनी इच्छा से क्वांटम समय में यात्रा करते हैं तो क्या आपको पता है कि इससे मेरे ब्रह्मांड को कितनी परेशानी होगी? ह्यूगा मिकू ने अपनी बात खत्म करने के बाद अपना हाथ बढ़ाया और चारों लोगों के नैनो क्वांटम शटल सूट उतार दिए। टोनी स्टॉक और बाकी लोग इसे देखकर हैरान रह गए। अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाता तो वे कभी पीछे नहीं हटते। इसे हमें वापस दे दो। ब्रूस बैनर सबसे पहले बोलने वाले थे, लेकिन अब वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। वह अपनी उंगली भी नहीं हिला सकते थे और अन्य लोग भी ऐसा ही कर रहे थे और उनका पूरा शरीर एक स्थान पर बंधा हुआ था। ह्यूगा मिकू ने जब उनके नैनो क्वांटम शटल सूट पर नजर डाली तो उसने उन चारों पर से बंधन हटा दिया और शटल सूट उन्हें वापस कर दिया। उपकरण वापस मिलने के बाद टोनी स्टॉक और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे अभी भी हिनाता मिराई के इरादों का पता नहीं लगा पाए हैं। सर, मैं तुम्हारे इरादे जानता हूं। मैं चाहता हूं कि इन्फिनिटी स्टोन्स वापस जाएं और ब्रह्मांड में लुप्त हो चुके आधे जीवों को बचाएं। इन्फिनिटी स्टोन्स तुम्हें अभी भी नहीं दिए जा सकते। तुम्हें समय और अंतरिक्ष में यूं ही यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम सफल नहीं होगे। हिनाता मिराई के हाथों में अचानक 3 अनंत रत्न प्रकट हुए, अर्थात समय स्रोत पत्थर, मन स्रोत पत्थर और अंतरिक्ष स्रोत पत्थर। इसे वापस ले लो, ये लोगों को बचाने के लिए पर्याप्त है। जब टोनी स्टॉक और अन्य लोगों ने ह्यूगा मिराई के हाथों में 3 रत्न देखे तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और पूछा, इन्फिनिटी स्टोन? लेकिन आपने इसे हमें क्यों दिया और आपने अभी क्या कहा? उसने मना तो कर दिया, लेकिन उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स दे दिए। इसका क्या मतलब है? यह कोई अनंत रत्न नहीं है। ये किसी और पदार्थ से बना एक बार इस्तेमाल होने वाला अनंत रत्न है। इसमें इतनी ऊर्जा है कि आप इसे एक बार अपनी उंगली से दबा सकते हैं। व्यक्ति को बचाने के बाद ये तीनों रत्न नष्ट हो जाएंगे। ह्यूगा मिकू ने कई लोगों से कहा कि यह पवित्र वृक्ष के 3 फलों से बना एक अनंत रत्न है। इसका उपयोग हिनाता क्योया और अन्य लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम इसे बेकार में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उनके रत्नों की शक्ति, यह अन्य रत्नों के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है और ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा को गतिशील कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। क्या तुम अपनी उंगलियां चटका सकते हो दूसरे रत्नों की तरह? टोनी स्टॉक थोड़ा संशय में था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था कि इन्फिनिटी स्टोन्स बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या इस ब्रह्मांड में लोग इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकते हैं? यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप इसे आजमा सकते हैं, लेकिन परीक्षण के तुरंत बाद अपने स्वयं के ब्रह्मांड में वापस चले जाएं। मैंने आपके शटल सूट की सेटिंग्स को समायोजित कर दिया है। आप केवल उसी तरह वापस जा सकते हैं और आप अन्य समय नोड्स पर नहीं जा सकते। ये कहने के बाद ह्यूगा मिकू उनकी आंखों के सामने गायब हो गया।
अरे नमस्ते। टोनी स्टॉक ने सबसे पहले हवा में तैर रहे 3 डिस्पोजेबल रत्नों को लिया और फिर तुरंत कई लोगों पर शटल सूट की जांच की और फिर उसने पाया कि वे वास्तव में बंद थे और ट्रिगर पर वापस आ गए। अब वे पिमकण पाने के लिए शील्ड में नहीं जा सकते। वे केवल इन 3 रत्नों के साथ ही अपने ब्रह्मांड में लौट सकते हैं। टोनी, ये देखो। ब्रूस बैनर ने जमीन से एक बॉक्स उठाया, उसे खोला और पाया कि उसमें पिमकणों की 4 ट्यूबें थीं। एंट मैन ने संदेह से पूछा, इसका क्या मतलब है? पाइमकणों की 3 नलियों ने हमें अन्य 3 रत्नों को वापस भेजने में मदद की और पाइमकणों की अंतिम नलिका ने हमें वापस लौटने में मदद की। स्टीव ने आह भरते हुए समझाया, लगता है हम सिर्फ उसी के तरीके पर चल सकते हैं। अगर वह मदद करने को तैयार नहीं है तो वह हमें मार सकता है या हमें स्टॉक के पास लौटने पर मजबूर कर सकता है। तुम्हें क्या लगता है? वापस जाओ, चाहे कामयाब हो या न हो। वैसे भी पहले तो हमें वापस जाना ही होगा। स्टॉक भी बहुत लाचार है। वापस जाने का रास्ता भी तो व्यवस्थित हो गया है और कर भी क्या सकते हैं। वैसे भी पिमकणों की 4 नलियां हैं। अगर इन 3 एक बार के इन्फिनिटी स्टोन से काम न चले तो वो नया शटल सूट बना सकते हैं। तीनों को भेज दिया गया है और अगली चीज है मेरा शरीर और पवित्र वृक्ष से संबंधित शेष अस्तित्व। ह्यूगा मिकू जब निंजा ग्रह पर वापस लौटा तो उसने टोनी स्टॉक और अन्य लोगों को जाते हुए देखकर थोड़ी राहत महसूस की। उसके अवलोकन में इस ब्रह्मांड में चक्रदेव वृक्ष की उपस्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी। इससे उसे बहुत राहत मिली और ऐसा लगा कि उसके सभी अनुमान सही थे। अगला चरण आत्मा और शक्ति को अलग करना है तथा शरीर पर केवल 5 के स्तर चक्र को छोड़ना है। कुछ देर सोचने के बाद हिनाता मिकू ने तय किया कि आत्मा और चक्र को अलग करना उसके लिए बहुत आसान है। चक्र अगर कमजोर भी हो जाए तो भी मजबूत शरीर तो रहेगा ही। भूमिगत प्रयोगशाला में आने के बाद ह्यूगा मिकू ने अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। उन्होंने आध्यात्मिकीकरण और अवतार की तकनीक विकसित की जब तक कि आत्मा का अधिकांश भाग अलग नहीं हो जाता और फिर ये नियांग डुन के साथ एक शरीर बनाया जाता है। ह्यूगा मिकू के स्तर पर सृजन कुछ भी नहीं है। थोड़ी देर बाद प्रयोगशाला में 2 हिनाता मिराई प्रकट हुए। उनमें से आत्मा में तंत्र को ले जाने वाला मुख्य शरीर अपेक्षाकृत कमजोर था। उसने आत्मा और चक्र का अधिकांश भाग अलग कर दिया और अपने शरीर में केवल थोड़ा सा ही छोड़ा। कुछ और एस रैंक निंजुत्सु का उपयोग करने से चक्र समाप्त हो जाएगा। ये लगभग हो ही गया है। अगला कदम दुनिया भर की यात्रा करना है। उन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। ह्यूगा मिराई ने क्लोन को 6 अनंत रत्न सौंपे और कहा कि क्लोन वास्तव में उसका एक और शरीर है। आत्मा उसकी है और मांस रक्त भी उसी ने बनाया है जो क्लोन से बिल्कुल अलग है और ब्रह्मांड की अधिकांश मूल ऊर्जा भी क्लोन को ही दी गई है। उसने एक और शरीर धारण कर लिया और अब उसके शरीर के अलावा उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। प्रणाली। हिनाता मिराई ने सिस्टम पैनल खोला और फिर उस पर शटल सिस्टम देखा जो पिछली बार से अलग था और यह पहले ही दिखा चुका था कि इसे शटल किया जा सकता है। शटल की पुष्टि करें। इस विकल्प की पुष्टि करने के बाद वह अगले ही क्षण इस ब्रह्मांड में अचानक गायब हो गया। ह्यूगा मिराई, जो यहाँ रुकी थी, ने तुरंत पूछा, नंबर 18, क्या तुमने इसे पकड़ लिया? कोई निशान नहीं है महोदय। यहाँ समय और स्थान में कोई परिवर्तन नहीं है। एकमात्र निश्चितता यह है कि आप अभी अभी मर गए हैं और आपका शरीर एक सूक्ष्म कण में बदल गया है और फिर इस ब्रह्मांड में गायब हो गया है। ये वाक्य वाकई डरावना है। नंबर 18। हिनाता मिराई ने निराशा में अपनी जीभ चिटकाए। अप्रत्याशित रूप से वह सिस्टम की शटल विधि भी नहीं समझ पाया। सौभाग्य से जिस समय दूसरा शरीर गायब हो गया उस समय ह्यूगा मिकू ने ब्रह्मांड में ये भी देखा कि चक्रदेव वृक्ष ब्रह्मांड के अतिरंजित आयाम में धीरे धीरे गायब हो रहा था। ऐसा लगता है कि उसका अनुमान पूरी तरह से सही था और चक्रदेव वृक्ष का अस्तित्व उसके बाद आया। ये शरीर की आत्मा है क्योंकि वह चक्र वृक्ष के अस्तित्व को समझने वाला पहला व्यक्ति है। आज यही रुकते हैं और 18 तारीख को मुझे थोड़ी देर आराम करना पड़ेगा। सबसे चिंताजनक बात हल हो गई है और अगली बात मल्टीवर्स में खतरा है, लेकिन यह उसे थोड़े समय में धमकी नहीं देगा और हिनाता मिराई के पास इससे निपटने का एक तरीका भी है। वैसे कुशिना और मिकोटो के बच्चे भी हैं। ये वाकई सिरदर्द है। कियोया तो पूरे परिवार को तहस नहस कर देगा। एक अपरिचित आधुनिक दुनिया में नागरिक प्रौद्योगिकी का स्तर औसत प्रतीत होता है, लेकिन यह अत्यधिक पहचानने योग्य है। यह इस दुनिया की जानकारी की पुष्टि करने के लिए समाचार पत्रों या इंटरनेट से जानकारी एकत्र करने का सबसे तेज और सबसे सुविधाजनक तरीका है। और हिनाता मिराई 18वीं की एक उपकृत्रिम बुद्धिमत्ता लेकर आए और इंटरनेट से जुड़ने के बाद जल्द ही वह उस दुनिया को जान गए जिसमें वह थी। एक ऐसी दुनिया जहां संकी और नायक एक साथ रहते हैं। युद्ध छिड़ने से पृथ्वी को भारी नुकसान पहुंचा है, साथ ही मानव जीवन का वातावरण भी बहुत कम हो गया है और संकी जीव लगातार प्रजनन कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रकार मनुष्यों में नायक नामक एक अतिरिक्त पेशा भी है और वे विचित्र लोगों से निपटने के लिए पैदा हुए हैं। अजीब लोगों की विविधता और अचानकता के साथ साथ आपदा की डिग्री के कारण पुलिस और सेना अजीब लोगों को भगाने में कुछ हद तक शक्तिहीन है। इसलिए जब कोई अजीब व्यक्ति सामने आता है तो लोग उम्मीद करते हैं कि कोई हीरो खड़ा होकर उनकी रक्षा करेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया होगी, लेकिन समय ने ऐसा कर दिया। हीरोज एसोसिएशन को बने अभी 2 साल ही हुए हैं। इस दुनिया में साइटामा के अलावा कुछ भी खास नहीं लगता। मिराई ह्यूगा ने अपने दिल में इसके बारे में सोचा। वह अज्ञात के बारे में बहुत उत्सुक था और साइटामा के अस्तित्व ने उसकी पिछली अनुभूति को पलट दिया। वह बहुत मजबूत नहीं था, कम से कम अपने चरमकाल के बराबर नहीं था, लेकिन साइटामा की कोई ऊपरी सीमा नहीं लगती। वह अनंत तक बढ़ सकता है। अगर साइटामा को तुरंत नहीं मारा गया तो वह तुम्हारे बराबर या तुमसे भी आगे निकल जाएगा। यह विकास प्रक्रिया पूरी तरह से तर्कसंगत और अवैज्ञानिक है। हिनाता मिराई के दृष्टिकोण से इस दुनिया में प्रकट होने वाले देवता साइटामा से कहीं अधिक तर्कसंगत हैं। कम से कम इसमें विवेक, शत्रु और ऊपरी सीमाएं तो हैं। यह एक दिलचस्प दुनिया है। चलो कुछ देर यही रुकते हैं। ह्यूगा ने भविष्य में अपना निर्णय लेने के बाद वह दूसरी दिशा में चल पड़ा। इसे आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 456 वीर कैप्सूल कंपनी का अधिग्रहण। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 456 वीर कैप्सूल कंपनी का अधिग्रहण।
हीरोज एसोसिएशन की स्थापना को 2 साल से ज्यादा हो गए हैं और अब ये औपचारिक चरण में प्रवेश कर चुका है। चाहे वह नायकों का चयन हो, आपदाओं का जवाब हो या शेष 26 मानव नगरों के लिए नायकों की व्यवस्था हो, ये बहुत ही संपूर्ण है। सन की लोगों के प्रकट होने का मानव अस्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ा है तथा कई सन की लोगों के जीन में बुरी आदतों या बाहरी दबाव के कारण उत्परिवर्तन हो जाते हैं। इस प्रकार के अलावा जन्मजात गैर मानव जातियों का भी अस्तित्व है, जैसे गहरे समुद्र में रहने वाले लोग या भूमिगत लोग। जहां तक म्यूटेंट या अन्य तरीकों से बनाए गए रोबोटों की बात है, उन्हें इंसानों के लिए खतरा माना जाता है और उन्हें मुश्किल से ही अजीबोगरीबों की श्रेणी में रखा जा सकता है। लेकिन पहली तरह के अजीबोगरीबों की यात्रा के कारण हिनाता मिकू को इस दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक बनाते हैं। आमतौर पर एक बिल्कुल असली इंसान जो बहुत ज्यादा तनाव के कारण अजीबोगरीब बन जाता है। क्या मानसिक क्षमता स्वयं में परिवर्तन लाती है? इस तरह का प्रोत्साहन थोड़ा असामान्य है। ह्यूगा मिराई पिछले युद्धों की ओर ज्यादा झुकाव रखता है, जिन्होंने पर्यावरण में बड़े बदलाव लाए, जिससे मानव शरीर में भी बदलाव आया। इसके अलावा दूसरी दुनियाओं में इंसानों के पास कोई सीमा नहीं होती। जब वे एक सीमा तक पहुंच जाते हैं तो उन्हें अपने जीवन स्तर को बदलने और विकास का अवसर पाने के लिए बाहरी शक्तियों जैसे सीरम पोषण या पवित्र वृक्ष के फल का उपयोग करना पड़ता है। थोड़ा व्यायाम करके, केले खाकर तथा एयर कंडीशनर चालू न करके सीमा को तोड़ना विज्ञान को कुचलने जैसा है। कोई आश्चर्य नहीं कि डॉक्टर जेनोस आखिरकार ऑक्टोपस बॉलर्स बेचने के लिए रिटायर हो गए। पिछले दशकों के शोध को दूसरों ने तोड़ दिया है। अगर आप थोड़ी कल्पनाशीलता का इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है कि दाव का दिल टूट गया है और उसे बचाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में अभी तक वित्त नहीं है, इसलिए पहला धन प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है। कागुया, क्या आपके पास कोई अन्य तरीका है? हिनाता मिराई ने 18 तारीख को कृत्रिम बुद्धिमत्ता से पूछा। इस ग्रह पर 26% से अधिक क्षेत्र अजीब लोगों का घर है और वे प्रसिद्ध बड़ी कंपनियां सभी भौतिक उद्यमों में लगी हुई हैं। लेकिन इसके बारे में सोचें, केवल एकत्रित शहर ही मनुष्यों के लिए बचे हैं। जनसंख्या बड़ी नहीं है और यदि हम वित्त में संलग्न होते हैं तो हम मानव जाति को काट देंगे। शेष सभी धनराशि मृत्यु खाते से निकाली जा सकती है, जिससे कुल 37 बिलियन येन प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ के बैंक समय समय पर मृत खातों की एक बड़ी संख्या को साफ करते रहते हैं, इसलिए कागुया को केवल पिछले 10 वर्षों के मृत खातों से ही लाभ हो सकता है। 37 बिलियन, जो फिलहाल काफी है। इससे मुझे एक खाली फैक्ट्री की इमारत खरीदने में मदद मिलेगी, एक कंपनी रजिस्टर करने में मदद मिलेगी और लंबे समय तक अजीबोगरीब लोगों की लाशें खरीदने में मदद मिलेगी, खासकर उन अजीबोगरीब लोगों की जो जन्मजात अजीबोगरीब हैं। हिनाता मिकू ने अपने शरीर पर पड़ी चीजों को देखा। हालांकि उसके पास त्यानजी युजोग नहीं था, फिर भी उसके पास ढेर सारे अंतरिक्ष कैप्सूल थे जो कई बड़े शहर बनाने के लिए काफी थे। उसे एक औपचारिक पहचान की आवश्यकता है और कंपनी ही पर्याप्त है, और फिर वह नायकों से कुछ अजीब लाशें खरीद सकता है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मैं सीधे साइटामा का अध्ययन कर सकूं या उस प्राचीन विचित्र व्यक्ति का जो खुद को भगवान बताता है। दुर्भाग्य से हिनाता मिराई की ताकत अब थोड़ी कमजोर है। उसकी शारीरिक शक्ति को छोड़कर उसकी ताकत सामान्य एस क्लास नायकों के समान है। निंजुत्सु की विविधता के आधार पर बवंडर से नष्ट हुए कुछ लोगों को छोड़कर कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर सकता था। हालांकि टोर्नेडो की महाशक्ति हिनाता मिराई को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका शरीर एक साक्षात देवता का शरीर है। चक्र और आत्मा कमजोर होने पर भी उसका शरीर तारे के विस्फोट का प्रतिरोध कर सकता है। अगर भविष्य में तुम्हें देवताओं से जुड़ा कोई घन मिले तो तुम्हें उसका अध्ययन जरूर करना चाहिए। अजीब घुमक्कड़ सम्राट एक अच्छी उपलब्धि होगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि अब वह एक अजीब इंसान बन गया है या नहीं। हिनाता मिकू ने कुछ देर सोचा और फिर कागुया से कहा, कागुया, कंपनी के सभी कर्मचारियों की जानकारी इकट्ठा करो और बदसूरत दिखने वाले उन कर्मचारियों को रिकॉर्ड करो जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा बाहर कर दिया गया है या जिन्होंने नृत्य के कारण कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। मैं समझ गया, सर। कागुया ने बहुत पहले ही कई बड़े उद्यमों के कंप्यूटरों को नियंत्रित कर लिया था और फिर हीरोज एसोसिएशन और सरकारी सेना के नेटवर्क में घुसपैठ कर ली थी। इस आधुनिक शहर में किसी व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करना आसान है, खासकर जब भटकता सम्राट इतना स्पष्ट हो। विशेषताएं, इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे स्तर के हैं, जैसे टोंडी या मेटल नाइट और ड्राइव नाइट के पीछे के लोग इंटरनेट पर अजीब निशान पा सकते हैं और कागुया की क्षमता नंबर 18 से भी बदतर है। यदि कार्रवाई बहुत बड़ी है, शब्दों को दूसरे पक्ष द्वारा खोजे जाने की संभावना है, लेकिन पहचान जैसी छोटी सी बात पर ध्यान देना किसी के लिए भी असंभव है। कुछ समय बाद इंटरनेट पर राक्षसों के शवों को खरीदने के कुछ विज्ञापन फैल गए। कागुया ने सीधे उन विज्ञापनों को पॉप अप विंडो में बदल दिया। टोंडी और अन्य नायकों को छोड़कर अन्य नायकों को अक्सर ये पॉप अप विंडो दिखाई देती थी। इस दुनिया में राक्षस की लाश को एक महत्वपूर्ण संपत्ति माना जाता है। हीरोज एसोसिएशन के अलावा कई कंपनियां इस पर शोध कर रही हैं। इसलिए अजीबोगरीब की लाश बहुत मूल्यवान है, लेकिन हिनाता मिराई ने अजीबोगरीब की लाश की कीमत प्रतिशत बढ़ा दी है और जीवन अधिक महंगा है, जो कुछ अजीबोगरीब लोगों को आकर्षित करना चाहिए। समाचार देखने के बाद कई नायकों ने उस स्थान को लिख लिया। हालांकि मॉन्स्टर एसोसिएशन भी उस राक्षस की लाश को बरामद कर लेगा, लेकिन उसने जो कीमत दी वह फ्यूचर कैप्सूल कंपनी द्वारा दी गई कीमत जितनी ज्यादा नहीं थी। और अजीबोगरीब जीवन जीना हीरोज एसोसिएशन में कुछ महीनों तक काम करने से कहीं अधिक मूल्यवान है। मास्टर बर्फ उड़ा रहे हैं। 3 खंड की छड़ी लिली ने एक नोटबुक ली और जल्दी से नर्क से फुक्स्यू के पास दौड़ी और एक खुश चेहरे के साथ उससे कहा, मास्टर फुक्स्यू, अच्छी खबर है। एक नई कंपनी है जो राक्षसों की लाशें खरीद रही है और कीमत बहुत अधिक है, लगभग सभी कंपनियों में सबसे अधिक कीमत है। क्या ये कोई नई कंपनी है? इतनी सारी? फुक्स्यू, जिसने पहले तो ज्यादा परवाह नहीं की, ने ऊपर वाले अजीबोगरीब की वसूली की कीमत देखकर तुरंत अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी कर ली। ये हीरोज एसोसिएशन और अन्य कंपनियों की तुलना में बहुत ज्यादा है, और अगर कोई जिंदा अजीबोगरीब पकड़ा भी जाता है तो फुबुकी टीम की विशेष आधिकारिक कार उसका भुगतान करेगी। क्या ये हाथ में नहीं है? खांसी, लगता है ये कंपनी वाकई बहुत मजबूत है। तुम दूसरी पार्टी के साथ सहयोग करने की कोशिश कर सकती हो। लिली, तुमने अच्छा काम किया। पलके, क्या तुमने हाल ही में अजीबोगरीब लोगों के बारे में सुना है? अभी नहीं फुबुकी सामा, लेकिन हमने इस पर ध्यान दिया है।
इससे पहले कि पलके बोलना समाप्त कर पाती, उन्होंने शहर में प्रसारित अजीब चेतावनी सुनी और फिर हीरोज एसोसिएशन ने अजीब के स्थान और आपदा स्तर की घोषणा की। मास्टर फुबुकी। प्रसारण सुनने के बाद फुबुकी टीम के सभी सदस्यों ने अपने नेता की ओर देखा। लगता है यही भगवान की मर्जी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह विज्ञापन देखते ही कोई अजीब सा इंसान हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। फुबुकी ने अपने शरीर पर रोएदार कोट को व्यवस्थित किया और जब उसने सुना कि रेडियो पर राक्षस स्तर केवल बाघ स्तर का राक्षस था, तो उसे चिंता करने की कोई बात महसूस नहीं हुई। चलो चले, फुबुकी समूह। फुक्सियो को अब बस इसी बात का डर है कि इस अजीबोगरीब को छीन लिया जाएगा। हालांकि यह सिर्फ एक बाघ स्तर का अजीबोगरीब है, इसे जिंदा पकड़ना उस विस्तारित आधिकारिक कार के 5वें हिस्से के लिए काफी है जिसे वह खरीदना चाहती है, बशर्ते 3 बाघ स्तर के अजीबोगरीब जिंदा पकड़े जाएं। साथ ही फुबुकी समूह की पिछली बचत से आप पहले फुबुकी समूह के लिए एक बड़ा पैकेज भर सकते हैं। जल्द ही फुबुकी टीम के लोग घटनास्थल पर आ गए और नर्क से फुबुकी महाशक्तियों के साथ उड़कर आया, क्योंकि वह चिंतित था कि अन्य नायक उस विचित्र व्यक्ति को छीन लेंगे। इतना बदसूरत अजीब आदमी, आज तुम्हें फुबुकी समूह के उत्थान में योगदान करने दो। ये देखकर कि वह अजीब व्यक्ति सब्जी बाजार में उत्पात मचा रहा था, फुक्सियो खुद को रोक नहीं सका और बोला। फिर उसने सीधे तौर पर नीचे बाघ स्तर के अजीब व्यक्ति के अंगों को तोड़ने के लिए महाशक्तियों का इस्तेमाल किया। फुबुकी सामा अमर रहे। इस समय फुबुकी टीम के सदस्य जो अभी दौड़े थे ने अजीब आदमी को सीधे फुयुकी द्वारा वश में करते हुए देखा और बधाई में चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सके। फुबुकी ने भी इस तरह की तारीफ का भरपूर आनंद लिया। बहुत ही शालीनता से आसमान से नीचे गिरते हुए, एक मुस्कान को रोकते हुए और अपने हाथों को लहराते हुए कहा, ये कुछ भी नहीं है, जाओ और अजीब आदमी को देखो। मैंने बस यही सोचा था कि फुक्सियो ग्रुप की विस्तारित आधिकारिक कार पर मैं जल्दी मुनाफा कमा लूंगा, इसलिए जब मैंने उसे बेचा तो वह थोड़ी भारी थी। अगर वह अजीबोगरीब अपनी बिक्री नहीं बचा पाया तो उनके फुक्सियो ग्रुप को बहुत नुकसान होगा। इसके बाद फुक्सियो की टीम के कई सदस्य उस अजीब व्यक्ति की जांच करने के लिए वहां गए और यह पुष्टि करने के बाद कि यह सही था, उन्होंने अजीब व्यक्ति को कसकर बांध दिया। मास्टर फुबुकी, ये तैयार है। अब हमें बस इसे इस कंपनी के पते पर पहुंचाना है। यह अगले शहर में है और इसे पहुंचाने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। पलकों ने शहर ए के लिए अगली बस के बारे में पूछताछ की। वे काफी भाग्यशाली थे और अगली बस 1 घंटे में ही रवाना होने वाली थी। नर्क से आए फुबुकी ने भी खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस किया और हंसते हुए कहा, चूंकि मामला ऐसा है तो चलो दूसरी कंपनी की कंपनी भी देख लेते हैं। जैसे ही फुक्सु समूह कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, अचानक हीरोज एसोसिएशन के कुछ सदस्य दूर से आ गए। ये देखकर कि सुअर राक्षस को बांध दिया गया था, वह अभी भी जिंदा पकड़ा गया था। वे फुक्सु समूह के लोगों से खुशी से बोले, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने उस अजीबोगरीब को भी समेट लिया, अब हम इसे आगे करेंगे। अरे ये तुम्हारे लिए नहीं है, आज हम इस अजीब चीज को उन दूसरी कंपनियों को बेचेंगे जो अजीब चीजें खरीदती हैं। यामा पे हीरो एसोसिएशन के सदस्यों के सामने खड़े हुए और सीधे तौर पर इस अजीबोगरीब हरकत का उद्देश्य बताया। हालांकि हीरोज एसोसिएशन के सदस्य दंड रह गए और चिंतित होकर बोले, श्री यामाजारू, मिस फुबुकी, अगर आप इसे हीरोज एसोसिएशन को बेचते हैं तो आपको न केवल हीरो पॉइंट मिलेंगे बल्कि आपको बोनस भी मिलेगा। शुक्रिया, लेकिन इस बार मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर आगे कोई अजीब लोग होंगे तो फुबुकी टीम उसे आप पर छोड़ देगी। चलो आज ही इसे भूल जाते हैं। फुक्सियो ने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाया और फिर माउंटेन ऐप से कहा, चलो माउंटेन ऐप। फुबुकी फ्रॉम हिल आगे आए और हीरोज एसोसिएशन ने उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। कौन नहीं जानता कि फुबुकी की बहन दूसरे नंबर की एस रैंक हीरो टोर्नेडो है। बाघ स्तर के जिन राक्षसों को जिंदा पकड़ा गया था वे भी राक्षसों के लिए दुर्लभ सामग्री थे। पहले बहुत कम लोग राक्षसों को जिंदा पकड़ना पसंद करते थे, लेकिन फुबुकी ने मना कर दिया और हीरोज एसोसिएशन के ये सदस्य केवल ऊपर की ओर ही रिपोर्ट कर सकते थे। इसके बाद फुक्सियो समूह ने बाघ स्तर के इस विचित्र व्यक्ति को सिटी ए में फ्यूचर कैप्सूल कंपनी के स्थान तक पहुंचाया। शहर ए में फ्यूचर कैप्सूल कंपनी उपनगरों के पास एक स्थान पर खुली जहां सड़कें हैं और आबादी कम है। अतीत में अजीब लोग अक्सर यहाँ दिखाई देते थे, इसलिए बहुत से लोग चले गए, इसलिए कागुया ने आसपास के सभी क्षेत्रों को खरीद लिया और यह बहुत सस्ता था। जब फुबुकी समूह यहाँ आया तो वेस्ट कॉप्स के चेहरे पर खुशी के भाव थे। दोनों समूह फ्यूचर कैप्सूल कंपनी के गेट पर मिले और एक दूसरे को नापसंद करते हुए जीभ चिटकाए। वेस्ट समूह के नायक एस स्तर से लेकर सी स्तर तक के होते हैं। इसे हीरोज एसोसिएशन में अपेक्षाकृत मजबूत नायक समूह माना जाता है। अतीत में पीछे हटने वाले राक्षसों और फुबुकी समूह के बीच संघर्ष हुए थे, लेकिन उस समय वेस्ट समूह फायदा नहीं उठा सका। अगर वह नहीं आता तो बची हुई वेस्ट सेनाएं हेल फुबुकी का मुकाबला नहीं कर पाती। लेकिन संघर्ष तो संघर्ष ही है। हेल फुबुकी को देखने के बाद वेस्ट लीजन के कुछ सदस्य उस गौरवशाली आकृति को देखे बिना नहीं रह सके। हालांकि पतली कसी हुई स्कर्ट से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आंखों को लुभाने वाला ऐसा आकार का कप बेहद खूबसूरत था। फुक्सियो टीम के फ्यूचर कैप्सूल कंपनी में प्रवेश करने के बाद उन्होंने तुरंत एक रोबोट को उन्हें लेने के लिए आते देखा, लेकिन फुक्सियो के पास अधिक धैर्य नहीं था, इसलिए उसने सीधे पूछा, तुम्हारा बॉस यहाँ कहाँ है? बॉस तुरंत नीचे आएंगे, कृपया यहीं बैठे। रिसेप्शन रोबोट फुक्सियो और उसकी टीम के सदस्यों को दूसरे लिविंग रूम में ले जाने के बाद उन्हें कुछ कप चाय परोसता है। चाय कृपया। रोबोट के चाय रखने के बाद हिनाता मिराई भी अंदर आ गई। सभी का स्वागत है, मैं मिराई हिनाता हूँ, मिराई कैप्सूल कंपनी की बॉस, सभी को नंबर 1 होना चाहिए। वे सभी द्वारा इतनी जल्दी पकड़े गए। ह्यूगा मिकु ने मुस्कुराते हुए कहा, उसने जो कहा उससे हेल फुबुकी को बहुत स्नेह मिला, इसलिए वह थोड़ा ऊपर उठकर बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बाघ स्तर का अजीब है। अगर आप एक भूत स्तर के अजीब से मिलते हैं तो कहना शायद आप उसे पकड़ सके, बॉस ह्यूगा। हाँ, तो फिर मैं मिस फुक्सियो के अगले दौरे का इंतजार करूंगा। यह अजीब लोगों के लिए कंपनी की विस्तृत मूल्य सूची है। मिस फुक्सियो, आप देख सकती हैं।
बोलना समाप्त करने के बाद हिनाता मिराई ने हेल फुबुकी को एक विचित्र रिपोर्ट सौंपी, जिसमें विभिन्न विचित्रताओं, प्राकृतिक विचित्रता और अर्जित विचित्रता, क्षमता विचित्रता और हाथ से हाथ विचित्रता, मानव प्रकार विचित्रता और जानवर प्रकार विचित्रता का विस्तृत परिचय था। प्रत्येक की अलग अलग कीमतें हैं, लेकिन दोनों लीग ऑफ लेजेंड से बहुत बेहतर हैं। हमारी कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार बाहर बाग स्तर के सुअर राक्षस की कीमत 670 मिलियन येन होनी चाहिए। मिस फुबुकी, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई समस्या है? हेल फुबुकी ने वह कंप्यूटर देखा जिसे हिनाता ने मिराई को सौंपा था, जिस पर वर्गीकरण, क्षमता, परिचय और यहाँ तक कि सुअर राक्षस का अनुमानित वजन भी लिखा हुआ था, और अंत में कीमत निर्धारित की गई थी। कोई बात नहीं, कीमत बहुत उचित है। हेल फुबुकी ने अपने दिल की खुशी दबा ली। कीमत हीरो एसोसिएशन से दोगुनी है। लगता है हाल ही के अजीबोगरीब लोगों को जिंदा पकड़कर यहाँ भेज दिया जाएगा। हीरो पॉइंट्स की बात करें तो धीरे धीरे बात करते हैं। बाद में योगा मिराई ने एक अनुबंध सौंपा और मुस्कुराते हुए कहा, तो लेन देन सफल रहा। सुश्री फुबुकी कुछ ही देर में बैंक खाते से पैसे निकाल लेंगी और आधे घंटे के भीतर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे सुश्री फुयुकी, क्या आप चाहती हैं कि फुबुकी टीम वेस्ट आर्मी के साथ सहयोग करे? फ्यूचर कैप्सूल कंपनी के साथ भी यही दीर्घकालिक सहयोग। इसे आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 457। आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 457। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस कंपनी के पास इतनी उपयोगी चीज होगी। मिस्टर फुबुकी, अगर हमारी फुबुकी टीम के पास कुछ अंतरिक्ष कैप्सूल हो तो भविष्य में यात्रा करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा। शान युआन ने उत्साहित होकर कहा कि हजारों टन वजन वाला एक राक्षस आसानी से इसमें समा सकता है और कैप्सूल में बदल जाने के बाद इसका वजन कुछ भी नहीं रह जाता। मास्टर फुबुकी, मुझे एक बात सूझी है। अगर हम इस अंतरिक्ष कैप्सूल का इस्तेमाल सामान ढोने के लिए करें तो हम जरूर बहुत पैसा कमाएंगे। हो, शान युआन, तुम सही हो। शब्द सुनकर फुक्सियो की खूबसूरत आंखें चमक उठी, लेकिन फिर डूब गईं और सीधे शानयुआन को फटकार लगाए, लेकिन भविष्य में ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कहना। हम भी लेवल नंबर 1 हीरो टीम है। अगर हम ड्राई कार्गो में जाते हैं तो अजीब लोग क्या करेंगे? फुबुक्सुए द्वारा फटकार लगाए जाने के बाद यामापे ने तुरंत शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी गलती स्वीकार की। मुझे खेद है मास्टर फुबुक्सुए, मेरी जागरूकता बहुत कम है। मास्टर फुबुकी सही कह रहे हैं, वे पैसे कमाने के लिए नागरिकों की सुरक्षा कैसे छोड़ सकते हैं? इस तरह की सोच वास्तव में प्रकट नहीं होनी चाहिए। यामाजुकी ने खुद को दोषी ठहराया तो फुबुकी ने भी अपनी सफेद उंगलियां जरा भींच ली। अभी तो वो लगभग मान ही गई थी, पर शुक्र है उसने लिली की आंखों में नजर डाली, वरना बहुत शर्मिंदगी होती। यदि वह माल परिवहन के लिए इस अंतरिक्ष कैप्सूल का उपयोग करती है तो वह एक यात्रा में सैकड़ों हजारों डॉलर कमा सकती है, और एक दिन में 1 दर्जन से अधिक यात्राएं करना आसान है, लेकिन वह एक दिन में कई अजीब लोगों से नहीं मिलेगी। फुक्सियो ने थोड़ी गणना करने के बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा दिल का दर्द महसूस किया। लेकिन फिर उसने सोचा कि इस अंतरिक्ष कैप्सूल के साथ कम से कम उसे भविष्य में राक्षस की लाश को ले जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। भले ही राक्षस जीवित हो, फुबुकी टीम इसे संभाल सकती है। फ्यूचर कैप्सूल कंपनी के साथ एक दीर्घकालिक वियडो पुनर्खरीद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद फुबुकी टीम को 2 अंतरिक्ष कैप्सूल मिले। एक तो जिंदा वियडो को जल्दी से जमा कर रखने के लिए और दूसरा जमे हुए वियडो को अंतरिक्ष कैप्सूल के बीच में रखने के लिए। फुक्सियो ने अच्छे मूड में कहा, भविष्य में हम अजीबोगरीब लोगों को जिंदा पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अंतरिक्ष में सिर्फ 2 कैप्सूल हैं, इसलिए उन्हें भविष्य में पलकों की रोशनी में रखा जाएगा। अगर आपको ऐसे अजीबोगरीब लोग मिले जिनसे आप निपट नहीं सकते तो कृपया मुझसे संपर्क करें। हाँ मास्टर फुबुकी। यामापे, आइलैशेस, लिली और अन्य अधीनस्थों ने तुरंत जवाब में सिर हिलाया और फिर वे उस शहर में लौट आए जहां फुबुकी टीम स्थित थी। वेस्ट लीजन और ब्लोइंग स्नो ग्रुप के अलावा अन्य नायकों ने भी राक्षस की लाश को फ्यूचर कैप्सूल कंपनी तक पहुंचाने की कोशिश की। चूंकि उनका और नायकों का मुख्यालय सिटी ए में है, इसलिए यह बात हीरोज एसोसिएशन को तुरंत पता चल गई। बड़ी संख्या में अजीबोगरीब लाशें खरीदना, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, है ना? हमें इस बारे में संबंधित व्यक्ति से बात करनी चाहिए। भविष्यवाणी प्रतिवाद समिति के अध्यक्ष शी ने संदेह से पूछा, भले ही राक्षस की लाश खरीदना हीरोज एसोसिएशन के लिए एक छोटी सी बात है, वास्तव में कई कंपनियां हैं जो राक्षस की लाश खरीदती हैं और उनमें से कई हीरोज एसोसिएशन से जुड़ी हुई हैं। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है। इस कंपनी ने कई हीरो समूहों के साथ अधिग्रहण समझौते किए हैं। एक बार उसे बेच देने के बाद इसे दूसरों को नहीं बेचा जा सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हीरो एसोसिएशन के हीरो उसके लिए काम करेंगे और हीरो एसोसिएशन के पास कार्यशील पूंजी की कमी हो जाएगी। निर्देशक सहायक की बात पूरी होने से पहले ही शी ने बीच में ही टोक दिया, जरा रुकिए, क्या हीरोज एसोसिएशन का संचालन कोष मुख्यतः निर्देशक के दान से नहीं आता? और हीरोज एसोसिएशन के अपने संचालन से भी काफी आय होती है। आपने अचानक इतनी खतरनाक बात क्यों कह दी? बिक्री मंत्री गेटली ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हीरोज एसोसिएशन की अपनी परिचालन आय एसोसिएशन के व्यय का 10वां हिस्सा है और इसका अधिकांश हिस्सा निदेशकों के दान पर निर्भर करता है। जहां तक नायक द्वारा प्रतिद्वंद्वी के लिए काम करने की बात है तो यह मामला और भी हास्यास्पद है। हीरोज अनुशासनात्मक पर्यवेक्षण अनुभाग के कार्यवाहक प्रमुख ने सिगरेट सुलगाई, लाल होठों से हल्की सांस छोड़ते हुए कहा, यदि एक हीरो केवल एक अनुबंध के साथ दूसरों के लिए काम कर सकता है तो आप एक पेशेवर हीरो और हीरो एसोसिएशन के बारे में क्या सोचते हैं? बात बस इतनी सी है कि उच्च स्तरीय निदेशकों ने अजीबोगरीबों की आय कम कर दी है और वे पेशेवर नायकों को बेहतर लाभ देने को तैयार नहीं है। अजीबोगरीबों से छुटकारा पाने के लिए भी यही बात है, लेकिन अजीबोगरीबों को भविष्य की कैप्सूल कंपनी को बेचने से उनकी आय प्रतिशत से प्रतिशत तक बढ़ सकती है। कौन नहीं चाहेगा? एक पक्षी रहने के लिए एक अच्छा पेड़ चुनता है। ये वाक्य किसी पर भी लागू हो सकता है। ये पता चला कि यह केवल नायक समूह ही था जो राक्षस को जीवित पकड़ सकता था या मार सकता था और उसे फ्यूचर कैप्सूल कंपनी को भेज सकता था, लेकिन हाल ही में फ्यूचर कैप्सूल कंपनी ने नायक को एक अंतरिक्ष कैप्सूल भी दिया जिसमें कम से कम 10 मीटर लंबा बाघ स्तर का राक्षस रखा जा सकता है।
यदि यह एक शक्तिशाली स्तरीय नायक है तो एक बड़ा अंतरिक्ष कैप्सूल होगा जो भूत स्तर के राक्षसों को पकड़ने के लिए पर्याप्त है। हालांकि इस स्तर के नायकों को भूत स्तर के राक्षसों से निपटना मुश्किल है। अगर कई लोग सहयोग करते हैं तो चीनी मिट्टी के बर्तन को छूने का मौका अभी भी है। कमजोर एकुस्मा के शब्दों से रुंधकर निर्देशक के सहायक ने गुस्से से कहा। संक्षेप में, निर्देशक वास्तव में नहीं चाहते कि हीरो एसोसिएशन के नायक राक्षस का सफाया करने के बाद पैसे के लिए उसका शरीर दूसरी कंपनियों को बेचे। एक नायक के लिए यह एक बुरा नाम होगा। मजाक बंद करो बेवकूफ। हीरो अनुशासन पर्यवेक्षण अनुभाग के प्रमुख एकुस्मा तुरंत उठे और मेज पर थपथपाते हुए बोले, अगर बस इतनी सी बात है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। सच में मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अपनी बात खत्म करने के बाद अकुस्मा पलटी और सीधे चली गई। वह नायकों के नैतिक व्यवहार को सुधारने में माहिर है और उसकी सामान्य शैली बहुत निर्णायक है और उसे एक अच्छी प्रतिभा माना जाता है। भले ही वह हीरोज एसोसिएशन छोड़ दे, फिर भी उसे अभी बहुत कुछ करना है। वह निदेशक के सहायक ने अकुस्मा की ओर गुस्से से इशारा किया, लेकिन वह इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था। यदि वह अकुस्मा को निकालना चाहता था तो कम से कम निदेशक मंडल को सहमति देनी होगी। वह सिर्फ एक सहायक था और उसके पास निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं थी। ऐसा करना बहुत मुश्किल है। जब तक नायक कानून का उल्लंघन नहीं करते तब तक उनके व्यवहार पर रोक लगाना हमारे लिए संभव है। नायकों से रास्ता निकालने के बजाय हमें संघ के अजीबोगरीब लोगों की बरामदगी की सामग्री को बेहतर बनाने की पहल करनी चाहिए। छठे एक्शन रूम के संपर्क दल के नेता ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि नायक राक्षसों की लाशों को संभालने में अच्छे नहीं थे और अन्य कंपनियों में हीरोज एसोसिएशन की तरह 26 शहरों को संभालने की क्षमता नहीं थी। लेकिन अब स्पेस कैप्सूल के साथ बी लेवल के हीरो भी उस अजीबोगरीब की लाश को आसानी से ले जा सकते हैं। वे उस अजीबोगरीब को स्पेस कैप्सूल में डालकर ट्रेन से सिटी ए तक ले जा सकते हैं और फिर खूब पैसा कमा सकते हैं। राक्षस रिसाइकलिंग पर हीरो एसोसिएशन का एकाधिकार टूट गया है। अगर दूसरा पक्ष ज्यादा सुविधाजनक कैप्सूल विकसित कर रहा है तो हीरो एसोसिएशन के राक्षस रिसाइकलिंग विभाग के लिए और भी ज्यादा शर्मनाक स्थिति होगी। बाकी मंत्रियों, अध्यक्षों या अनुभाग प्रमुखों का इसमें कोई हाथ नहीं है। दरअसल एक ही रास्ता है और वह इस बात पर निर्भर करता है कि संघ के निदेशक इच्छुक हैं या नहीं। दरअसल जब हीरोज एसोसिएशन इस पर चर्चा कर रही थी तब फ्यूचर कैप्सूल कंपनी पहले से ही एक और कैप्सूल विकसित कर रही थी। एक साधारण व्यक्ति भी इस कैप्सूल में हजारों टन राक्षसों की लाशें सांस के जरिए भर सकता था। यहाँ तक कि एक जिंदा राक्षस को भी इस कैप्सूल में तब तक रखा जा सकता था जब तक वह बेहोश न हो जाए। खड़े हो जाओ। जीन श्रृंखला इतनी ढीली है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अक्सर उत्परिवर्तित होती है और कुछ प्राकृतिक अजीबोगरीब और मनुष्य वास्तव में एक ही प्रजाति के मूल हैं। ये वास्तव में दिलचस्प है। ह्यूगा मिकू ने कई अजीब लाशों और जीवित अजीब लोगों का अध्ययन किया और अंततः आनुवंशिक श्रृंखला में अंतर पाया। चाहे वह एक अजीब व्यक्ति हो जो किसी प्रलोभन के कारण अजीब व्यक्ति बन गया हो या एक प्राकृतिक अजीब व्यक्ति हो, आनुवंशिक श्रृंखला बहुत ही कम समय में हुई है। क्रैश प्रेफेक्टर परिवर्तन। फिर यह पूरे शरीर की कोशिकाओं में उत्परिवर्तन को सक्रिय कर देता है, जिसे सामान्यतः विलक्षणता कहा जाता है। जहां तक उन स्वाभाविक विचित्र लोगों की बात है तो इस समयावधि के बाद से केवल ब्लोइंग स्नो ग्रुप और वेस्ट कोर ने ही एक भेजा है और वे सभी जानवर हैं। हालांकि जीन में मौजूद जानकारी के आधार पर उनकी विलक्षणता मानव के अचानक उत्परिवर्तन के समान ही है, लेकिन यह एक लंबी अवधि से गुजरी है और एक नस्लीय विरासत का निर्माण किया है। हर बार जब जीन श्रृंखला टूटती और पुनर्गठित होती है, जब तक कोशिकाओं को बिना किसी बदलाव के स्थिर रखा जा सकता है, शरीर धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। लेकिन जीन श्रृंखला टूटने के बाद कोशिकाएं तुरंत बदल जाती हैं। क्या इच्छाशक्ति के भरोसे स्थिरता को दबाना बहुत मुश्किल है। ह्यूगा मिराए आदर्शवाद की शक्ति को बेकार नहीं मानते। अगर आत्मा एक हद तक मजबूत हो तो वह शरीर के बदलावों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन लाश में आत्मा नहीं होती और जीवित विचित्र प्राणी भी बहुत कम होते हैं, इसलिए एक दो प्रयोग कर पाना मुश्किल है। कितने उपयोगी परिणाम मिले हैं। जब तक ये बना हुआ राक्षस दोबारा उत्परिवर्तित नहीं होता, मिराए हिनाता के लिए इसका कोई खास महत्व नहीं होगा। अब वह उस इंसान का अध्ययन करना चाहता है जो उत्परिवर्तित होकर राक्षस बनने वाला है। अगर वह कई बार ध्यान से उस पर नजर रखे तो उसे राक्षस के बारे में विस्तृत जानकारी मिल सकती है। मुझे नहीं पता कि एक्सट्रीमिस्ट वायरस विलक्षण जीन श्रृंखला के उत्परिवर्तन पर कोई प्रभाव डाल सकता है या नहीं। आप इसे आजमा सकते हैं। ह्यूगा मिराई में अचानक एक हताश करने वाला वायरस आ गया। इस वायरस का विकास बिंदु बहुत ऊंचा है। यह मस्तिष्क के उस हिस्से को रासायनिक रूप से एनकोड करता है जिसकी मरम्मत की जरूरत होती है, जिससे मानव शरीर खुद को ठीक कर पाता है और कोशिकाओं द्वारा भेजी गई जानकारी के आधार पर पूरी तरह से अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता है। उन्होंने इस वायरस को जानने के बाद इसका अध्ययन भी किया, लेकिन उस समय हिनाता मिराई को ऐसे सरल वायरस की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जब उन्हें इस विचित्रता का कारण पता चला तो उन्हें एक्सट्रीमिस्ट वायरस की क्षमता याद आ गई। मुझे आश्चर्य है कि यदि एक्सट्रीमिस्ट वायरस को इंजेक्ट किया जाए तो क्या जीन श्रृंखला की मरम्मत की जा सकती है और उसे उसके मूल स्वरूप में लाया जा सकता है। भविष्य पर निर्णय लेने के बाद ह्यूगा मिराई ने तुरंत कार्रवाई की और एक प्राकृतिक विचित्र और एक अर्जित विचित्र को चुना जो उसकी प्रयोगशाला में अंतिम दो जीवित विचित्र थे। एक्सट्रीमिस्ट वायरस का इंजेक्शन लगाने के बाद उस अजीब आदमी के शरीर में तुरंत परिवर्तन आ गया। हिनाता मिराई ने उपकरण का इस्तेमाल करके उन दोनों अजीबोगरीबों की बारीकी से जांच की और उनकी खाल के नीचे घनी सुनहरी रोशनी दिखाई दी। कुछ ही देर बाद दोनों अजीबोगरीब सीधे फट पड़े और खून और मांस चारों तरफ फैल गया। वे मांस और रक्त मैग्मा की तरह थे। कुछ शोध उपकरणों को पल भर में जलाकर राख कर रहे थे। सौभाग्य से डेटा रिकॉर्ड कर लिया गया है। सर, बाहर एक मेहमान आए हुए हैं, लेकिन उनके हाव भाव देखकर लगता है कि यह मेहमान कोई बिजनेस पर बात करने नहीं आया है। काव्या ने अचानक हिनाता मिराई को सूचना दी। खबर सुनते ही उसने तुरंत आंकड़ों की गणना की तैयारी रोक दी और पूछा, दुश्मन? क्या उसने कोई चाल चली? नहीं, वह बस उस मनोरंजक रोबोट के साथ बहुत रूखी थी। जो आया था वह हीरोज एसोसिएशन में दूसरे नंबर का फाइटर टॉर्नेडो था, जान जिंग का बवंडर, क्योंकि उसकी बहन उसे ढूंढने यहाँ आई थी। हिनाता मिराई को अचानक इस व्यक्ति की याद आई जो बहुत शक्तिशाली सुपर शक्तियों के साथ लोली की मृत्यु हो गई,
जो ब्रह्मांड में उल्कापिंडों को प्रभावित कर सकती है और सबसे शक्तिशाली परमाणु बम के बराबर विनाशकारी शक्ति का उत्पादन कर सकती है, जो मानव सभ्यता को आसानी से नष्ट कर सकती है। लेकिन वह अपनी बहन की बहुत परवाह करता था और यहाँ तक कि फुबुकी की नाराजगी भी जगाता था। लेकिन हिनाता मिराई को नहीं पता था कि झान जिन का बवंडर उसके लिए क्या आया था। हालांकि बवंडर की महाशक्ति उसके शरीर को नष्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी संख्या शायद ही बवंडर प्रभाव को प्रभावित करेगी। यदि वह टोर्नेडो से लड़ता है तो वह बहुत ही शर्मनाक स्थिति में होगा, ज्यादातर समय उसे केवल हराया जा सकता है। जब ह्यूगा मिराई लिविंग रूम में आई तो टोर्नेडो पहले ही आधा कप चाय खत्म कर चुका था और जब उसने ह्यूगा मिराई को देखा तो वह तुरंत जोर से चिल्लाया, ये बहुत धीमा है, मैं इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था, यह आपका आतिथ्य है, क्या ये जानबूझकर मुसीबत को आमंत्रित करना है? ह्यूगा मिराई ने हल्की सी आह भरी और फिर सीधे टोर्नेडो से कहा, मिस टोर्नेडो, क्या आप मिस फुबुकी की वजह से परेशानी के लिए मेरे पास आए हैं? तुम मुसीबत क्यों ढूंढ रहे हो? तुम खुद बहुत देर से आए हो, इसलिए मैं अभी तो केवल 3 मिनट ही हुए हैं और वहां मौजूद निगरानी तंत्र ने अभी जो कुछ हुआ है उसे रिकॉर्ड कर लिया है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हिनाता मिराई ने अपना सिर झुकाया और कोने में 5 मिलीमीटर से भी कम दूरी पर लगे कैमरे की ओर इशारा किया, जिसने अभी अभी बवंडर की पूरी झलक रिकॉर्ड की थी। क्या तुम मिस फुक्सू की वजह से मुझे परेशान करने आए हो? मैंने फुक्सू ग्रुप के साथ सिर्फ 2 बार ही व्यापार किया है। अगर ऐसा है तो तुम्हारी नियंत्रण की इच्छा बहुत विकृत है। इसका फुक्सू से क्या लेना देना है? टोर्नेडो ने संदेह से इनकार किया और फिर तुरंत विषय बदलकर बोला, मैंने सुना है कि आप यहाँ अजीबोगरीब लोगों का अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह शहर एक है और अजीबोगरीब लोगों पर अवैध शोध की अनुमति नहीं है। मुझे ये बताओ, तुम क्या कर रहे हो? हिनाता मिराई ने असहाय होकर कहा, हमारी कंपनी के रिसर्च गीक सहमत हैं, यदि आप सहयोग के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो वापस चले जाएं, धोखा खाने के बाद यहाँ न आए, ऐसा लगेगा कि आप आवेगी और अज्ञानी हैं। तुमने क्या कहा? जब टोर्नेडो ने हिनाता मिराई से अपने बारे में मूल्यांकन सुना तो उसने तुरंत हकलाते हुए कई पंक्तियां बोली और फिर उसके शरीर पर एक हरे रंग की रोशनी दिखाई दी और उसके बाल और उसके सामने की स्कर्ट ऊपर उठ गई। शांत हो जाओ, तुम हीरो एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक हीरो हो, क्या तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया देखे कि तुम बंदूक के दम पर कमजोरों को कैसे धमकाते हो? बवंडर जैसे बदमाश राक्षस। हिनाता मिराई ने फिर से टैबलेट पर स्वाइप किया और फिर एक वीडियो दिखाई दिया जिसमें टोर्नेडो के आने के बाद से लगातार परेशानी की तलाश का दृश्य था, जब तक कि वह अभी भी सुपर पावर का उपयोग नहीं करना चाहती थी। अब यह वीडियो किसी भी समय इंटरनेट पर अपलोड किया जा सकता है, आप इसे रोक नहीं सकते, इसलिए वापस चले जाए। पृथ्वी पर बहुत सारे अजीब लोग आपसे निपटने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चूंकि वह सहयोग करने नहीं आया था, इसलिए हिनाता मिराई को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। संभवतः हीरोज एसोसिएशन के पीछे के निर्देशकों के साथ कुछ करना है। ऐसा लगता है कि कागुया ने उन्हें कुछ समय पहले याद दिलाया था, लेकिन हिनाता मिराई ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपना नया उपनाम सुनकर लोंगहुआन गुस्से से चिल्लाया, अजीबों को धमका रहे हो? हे, मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, कम से कम तुम्हें तो करने दो। चूंकि आपको परवाह नहीं है तो मैं इसे अपलोड कर दूंगी। हिनाता मिराई ने टोर्नेडो को बीच में रोकते हुए कहा, वह देख सकता था कि टोर्नेडो बिना किसी कारण के आम लोगों पर हमला नहीं करेगा, कम से कम वह वर्तमान में एक साधारण व्यक्ति है। आपने इसे मेरे लिए याद रखा। टकराना। जब बवंडर ने बोलना समाप्त किया तो वह ऊपर उड़ा और छत को तोड़ दिया तथा फिर तेजी से चला गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत, आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 458 एक्सपोजर अंतिम। आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। 458 एक्सपोजर अंतिम। माफ कीजिए, क्या यहाँ कोई और भी है? क्या कंपनी सिर्फ रोबोट को ही इन्हें लेने की इजाजत देती है? स्पोर्ट्सवियर पहने क्यू के फ्यूचर कैप्सूल कंपनी में आने के बाद रोबोट ने उसे मीटिंग स्थल पर उठाया और फिर एक कप चाय परोसी। चाय पाकर साइटामा ने रोबोट से विनम्रता से कहा, धन्यवाद। रिसेप्शन रोबोट ने साइटामा के प्रश्न का उत्तर दिया, सामान्य नायक सहयोग में आपको केवल विनिमय मूल्य और विनिमय प्रक्रिया को समझने की आवश्यकता होती है और आप अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ऐसा कर सकते हैं। कम से कम कुछ नायक दल या शक्तिशाली नायक जो कंपनी में कई अजीबोगरीब लोगों को ला सकते हैं। बॉस व्यक्तिगत रूप से इसे प्राप्त करेंगे। तो यह है। साइटामा ने सिर हिलाया और अचानक महसूस किया कि वह सिर्फ एक व्यक्ति था और वह भी रुचि से प्रेरित एक नायक था, शायद उन प्रसिद्ध नायकों के बराबर नहीं। तो श्री साइटामा, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें, बॉस अभी आएंगे। कियू ने यह शब्द सुनकर थोड़ा आश्चर्य किया, अविश्वास से अपनी ओर इशारा किया और कहा, तुम्हारा बॉस मेरा मनोरंजन करने आ रहा है। ऐसा लगता है कि उसके वीरतापूर्ण कार्य फैल गए हैं और यहाँ तक कि सिटी ए की कंपनी भी उसके बारे में जानती है। वीरतापूर्ण कार्य। साइटामा ने पिछले साल ही अजीबोगरीब लोगों का इलाज शुरू किया है। वह घर पर व्यायाम करने के लिए अपनी बचत पर निर्भर करता था, लेकिन हाल ही में उसकी बचत कम होती जा रही है। जब उसने फिर से वेबसाइट ब्राउज की तो उसे अचानक भविष्य की कैप्सूल कंपनी का एक विज्ञापन दिखाई दिया। अजीब व्यक्ति की लाश को पुनर्प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए और केवल उसके साथ एक कैप्सूल ले जाने की जरूरत है। ऐसी अच्छी बात वास्तव में क्यू के लिए रोमांचक है। उसे केवल अजीब व्यक्ति को मारने के बाद लाश को कैप्सूल में रखना होगा और वह एक कैप्सूल प्राप्त कर सकता है। धन की राशि। क्यू को लगा कि अब उसे खास सब्जियों पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस बार वह उस अजीबोगरीब की लाश नहीं लाया था, फिर भी उसे लगा कि वापस जाकर वह गोभी के गर्मागर्म बर्तन और थोड़ा बीफ का अच्छा खाना खा सकेगा। जी हाँ, श्री साइटामा। वेटर रोबोट के जवाब देने के बाद वह क्यू के लिए फलों की एक प्लेट ले आया। क्यू ने यह देखकर बहुत विनम्रता नहीं दिखाए और सीधे एक केला उठाकर खा लिया। थोड़ी देर बाद योगामिकु प्रयोगशाला से बाहर चला गया और जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक चमकती हुई रोशनी से चकाचौंध हो गया और फिर उसने बाकी मानक गंजे सिरों को देखा। श्री साइटामा, नमस्ते, मैं मिराई हिनाता हूँ, इस कंपनी की बॉस।
साइटामा ने भी उपहार लौटाते हुए नमस्ते कहा। नमस्ते, मैंने अभी अभी रोबोटों का आतिथ्य देखा और मुझे लगा कि कंपनी रोबोटों से भरी है। खैर, मैंने एक विज्ञापन देखा था जिसमें अजीबोगरीब लोगों के शवों को रिसाइकल करने की बात कही गई थी। हाँ, ये हमारी कंपनी का रिसाइकलिंग गीक मैनुअल और अनुबंध है। आप पहले इसे पढ़ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है तो अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ह्यूगा मिकू ने साइटामा को मैनुअल और अनुबंध सौंपने के बाद फिर पूछा, श्री साइटामा, मुझे नहीं लगता कि आप एक पेशेवर नायक हैं। क्या आपने हीरो एसोसिएशन में एक कार्यरत नायक के रूप में पंजीकरण नहीं कराया है? कामकाजी हीरो, वह क्या है? साइटामा ने मैनुअल देखते हुए पूछा। वह इंटरनेट पर शायद ही कभी कुछ और पढ़ता था। वह अक्सर टीवी पर नाटक या अजीबोगरीब लोगों से जुड़ी खबरें ही देखता था। उसे मिराई कैप्सूल कंपनी के बारे में इसलिए पता था क्योंकि मिराई कैप्सूल कंपनी का विज्ञापन अपने आप ही सामने आ जाता था। आप इसे वापस जाकर खोज सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है नायकों का पेशेवरीकरण, पैसा कमाना और आपको मशहूर होने में मदद करना, लेकिन आपको हीरोज एसोसिएशन की बात माननी होगी। ह्यूगा मिकू ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि आप बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, श्री साइटामा, लेकिन मैं अजीब लोगों को बाहर निकालने में आपके अनुभव को जानता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि हीरोज एसोसिएशन द्वारा आपका श्रेय अन्य लोगों के श्रेय के रूप में लिया जा रहा है। साइटामा को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी और उसने कहा, ये ठीक है और मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपने जिस हीरोज एसोसिएशन का उल्लेख किया है वह इतना परेशान करने वाला है, मैं अभी भी नहीं जाना चाहता। ह्यूगा मिकू ने कहा, वास्तव में इसके और भी फायदे हैं। उदाहरण के लिए, आप उस अजीब आदमी के प्रकट होने की खबर तुरंत जान सकते हैं और उसके बाद की स्थिति से निपटना भी आसान है। हालांकि श्री साइटामा, अगर आपको उस अजीब आदमी के प्रकट होने की खबर में रुचि है तो मैं आपकी मदद भी कर सकता हूं। कैसे मदद करें? इस दौरान क्यू ने अजीबोगरीबों की वसूली के लिए मैनुअल और अनुबंध भी पढ़ा। उस पर लिखी शर्तें बहुत सरल और समझने में आसान थी और क्यू पहले एक ऑफिस कर्मचारी हुआ करता था। उसे पढ़ने के बाद उसे लगा कि कोई समस्या नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से अनुबंध पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। ये देखकर ह्यूगा मिकू मुस्कुराया और उसे एक स्पेस कैप्सूल वाला डिब्बा दिया और फिर कहा, हमारी कंपनी अजीबोगरीब व्यक्ति के दिखने की विशिष्ट खबर का भी पता लगा सकती है। अगर आपको जरूरत हो तो आप एक कम्युनिकेटर ले सकते हैं। अगर कोई अजीब व्यक्ति है तो आपको एक संदेश मिलेगा और आप एक सीमा भी तय कर सकते हैं, जैसे कि अजीब व्यक्ति के दिखने की जगह ही अजीब व्यक्ति का स्तर। क्यू ने ये शब्द सुनकर थोड़ी दिलचस्पी से पूछा, क्या ये संभव है? इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने कई बार टीवी पर अजीबोगरीब लोगों की खबरें देखी हैं, लेकिन जब मैं उस जगह पहुंचता हूं तो अजीबोगरीब लोगों से पहले ही निपटा जा चुका होता है और वे व्यर्थ ही भागते हैं। बेशक आप जितने अधिक अजीबोगरीब चीजों को रिसाइकल करेंगे, मेरी कंपनी उतना ही अधिक पैसा कमाएगी। तभी ह्यूगा मिराई ने मन ही मन एक सुझाव दिया, क्या तुम शारीरिक जांच करवाना चाहते हो? मैं तुम्हारी ताकत के आधार पर तुम्हें कुछ अजीबोगरीब लोगों से बचा सकता हूं। अगर अजीबोगरीब लोग बहुत ताकतवर हैं तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो, राक्षस जितना शक्तिशाली होगा वो चुनौती देने के लिए उतना ही अधिक प्रेरित होगा। क्यू ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि अब उसे अन्य चीजों में कोई रुचि नहीं है और केवल कुछ मजबूत अजीब लोगों को पीछे हटाकर ही वह कुछ रुचि पैदा कर सकता है। लेकिन भूत स्तर से ऊपर के राक्षस बहुत खतरनाक होते हैं। श्री साइटामा, अगर आपका उनसे सामना हो जाए तो आपको शारीरिक परीक्षण करवाना चाहिए। अगर आपकी शारीरिक स्थिति मजबूत है तो मैं राक्षसों के लिए चेतावनियों का दायरा बढ़ा दूंगा। हिनाता मिराई ने साइटामा को प्रयोगशाला में धोखे से बुलाकर उस पर कई शारीरिक परीक्षण किए, जिनमें ऊंचाई, वजन, ताकत, गति और प्रतिक्रिया बल, ये सभी गौण आंकड़े थे और हिनाता मिराई ने साइटामा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उसने सोचा कि साइटामा का खून निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि साइटामा के बाल अब झड़ चुके हैं। ये बात तो सही है कि लेजर के लिए साइटामा की त्वचा को चीरना मुश्किल है, लेकिन हिनाता मिराई ने थोड़ी सख्त सुई ली और उसे आसानी से साइटामा की त्वचा में चुभो दिया और फिर थोड़ा खून निकाला। साइटामा के चेहरे पर अभी भी प्रतिरोध का भाव था, मानो सुइयों से डर रहा हो। रक्त का नमूना लेने के बाद उसमें कुछ मांस और रक्तऊतक भी थे। हालांकि साइटामा अजीब था। अंत के बाद हिनाता मिराई ने साइटामा को एक अजीब अलार्म घड़ी और गोमास का एक बड़ा उपहार बॉक्स दिया, जिससे साइटामा का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। ये घड़ी उपग्रह संचार और एसोसिएशन ऑफ हीरोज के आंतरिक नेटवर्क से जुड़ी हुई है और अजीब लोगों का पता लगाने की इसकी गति एसोसिएशन ऑफ हीरोज की तुलना में अधिक तेज हो सकती है। कैप्सूल और अजीबोगरीब अलार्म घड़ी पाकर क्यू भी संतुष्ट होकर सिटी ज़ेड वापस चला गया। एक अजीब शारीरिक जांच के अलावा उसे लगा कि आज उसका वजन बहुत बढ़ गया है। कितना अजीब शारीरिक गुण है। आम इंसानों के जीन इतने ठोस होते हैं कि उनमें उत्परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं होती। हिनाता मिकू ने साइटामा की कोशिका जीन की सावधानीपूर्वक जांच की तो उन्हें कुछ अन्य शक्तियों का स्रोत मिला। ऐसी शक्तिशाली कोशिकाएं और जीन किसी उच्च आयाम से आते प्रतीत होते हैं। मिराई हिनाता ने कई अजीबोगरीब कोशिकाओं और जीनों का इस्तेमाल किया, लेकिन वे साइटामा के जीनों को उत्परिवर्तित और पुनर्संयोजित करने में असमर्थ रहे। ये सबसे कठोर धातु के टुकड़े के समान है जिसे अन्य कबाड़ धातुओं के साथ पिघलाया नहीं जा सकता। साधारण लोग सीमा को तोड़ते हैं, उनमें से 90.00% अजीब हो जाएंगे और उनके जीन और कोशिकाएं उत्परिवर्तित होंगी, लेकिन कुछ लोग उत्परिवर्तन के बिना मजबूत हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की ताकत की ऊपरी सीमा होती है, इसलिए ताकत एक निश्चित स्तर तक बढ़ जाती है। उसके बाद यह नहीं बढ़ेगा जब तक कि जीन और कोशिकाओं को मूल नस्लीय प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए उत्परिवर्तित नहीं किया जाता है। लेकिन यह व्यक्ति साइटामा, उसके जीन और कोशिकाएं मजबूत होती जा रही हैं और इस ताकत को पाने से पहले उसने कई बार अपने शरीर की सीमाओं को तोड़ा है। यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने हृदय की शक्ति विकसित कर ली है, अन्यथा कई लड़ाइयों में साइटामा ने जिस उच्च तापमान का सामना किया वह स्टील को भी पिघला सकता था और उसके शरीर पर कपड़ों की परत सिर्फ एक छेद थी। इसके अलावा जब साइटामा ने पोरस से युद्ध किया और चांद पर मारा गया तो उसने सबसे पहले चारों ओर देखा और जब उसे पता चला कि वह अंतरिक्ष में है तो उसने अपनी नाक ढक ली। दरअसल वह मूल रूप से सांस ले सकता था, लेकिन लंबे समय से प्राप्त ज्ञान ने उसे बताया कि वह अंतरिक्ष में सांस नहीं ले सकता। साइटामा ने अपना मुंह और नाक केवल सांस लेते समय ही ढकी थी।
अपने कपड़ों की तरह यह शायद इसलिए है क्योंकि साइटामा नग्न आदमी नहीं बनना चाहता, इसलिए चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके कपड़े तोड़ना असंभव है जब तक कि उसके समान ताकत वाला कोई व्यक्ति न हो। यद्यपि यह बहुत शक्तिशाली है लेकिन इसका कोई शोध मूल्य नहीं है। फिर मिराई ह्यूगा ने साइटामा की कोशिका जीन को सील कर दिया। उसने कई तरीके आजमाए लेकिन वह साइटामा के कोशिका जीन को बदल नहीं सका। अगर उसके पास 6 अनंत रत्न होते तो भी वह कोशिश कर सकता था, लेकिन अब भूल जाओ। उसका अपना शरीर भी वैसा ही है, लेकिन साइटामा से एक अंतर यह है कि हिनाता मिराई की शारीरिक शक्ति की एक ऊपरी सीमा है। बॉस हिनाता फुबुकी अपनी टीम के सदस्यों को ह्यूगा मिराई की कंपनी में ले गई। अब फुबुकी टीम को तोप के लिए एक शॉटगन कहा जा सकता है। ह्यूगा मिराई में उनका प्रदर्शन प्रथम स्थान पर आ सकता है, जो वेस्ट आर्मी से कहीं आगे है। कुछ ही महीनों के भीतर 10 बाघ स्तर के राक्षस और 30 से अधिक भेड़िया स्तर के राक्षस भेजे गए और हिनाता मिराई से करोड़ों येन स्थानांतरित किए गए। अब फुबुकी टीम ने न केवल एक महंगी कार बदल दी है, बल्कि उसके शरीर पर कुछ और महंगे गहने भी हैं, और उसके शराबी कोट को भी एक प्रसिद्ध ब्रांड के साथ बदल दिया गया है। और हिनाता मिकू ने तेजी से देखा कि फुबुकी टीम के अन्य सदस्यों ने भी उसने अपना सूट भी बदल दिया। फुक्सुकियाओ के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने पूछा, मैंने सुना है कि आपकी कंपनी अंतरिक्ष कैप्सूल बेचने का इरादा रखती है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई जगह है जो मेरी फर्जी खाताकार को रख सके। जियाओजियांग। हिनाता मिराई ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ है, लेकिन इस तरह की बदलती पार्किंग बहुत परेशानी वाली है। मुझे लगता है कि स्पेस कैप्सूल और कार को सीधे मिलाना ज्यादा आसान है। अपनी बात समाप्त करने के बाद ह्यूगा मिराई ने फुबुकी को अंतरिक्ष कैप्सूल, कैप्सूल कार, कैप्सूल विला आदि का सटीक उपयोग दिखाया। इस तरह की जादुई और लोकप्रिय और सुविधाजनक तकनीकी उपलब्धि ने तुरंत फुयुकी को बहुत उत्साहित कर दिया। बॉस हिनाता, हुंडई ने भविष्य की याद दिलाते हुए कहा, कीमत पीछे है। जब फुबुकी ने पीछे मुड़कर स्पेस कैप्सूल के प्रकार और कीमतें देखी तो उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया, क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा थी। उनकी फुबुकी टीम ने कई महीनों तक कड़ी मेहनत की और यह एक कैप्सूल कार खरीदने के लिए काफी थी। जहां तक कैप्सूल विला की बात है, मुझे डर है कि फुबुकी समूह को उम्मीद रखने के लिए 1-2 भूत स्तर के राक्षसों का शिकार करना पड़ेगा। हमें इसके बारे में सोचना होगा। फुक्सु शर्मिंदा होकर ग्रुप के सदस्यों के साथ चली गई। वह यहाँ बहुत दिलचस्पी से आई थी, लेकिन बाद में वापस लौट गई क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। फुक्सु ग्रुप के मुकाबले इतनी कीमत पर तो शायद उसकी बहन टोनेडो भी इतना बड़ा कैप्सूल विला नहीं खरीद पाएगी। फुबुकी को दूर भेजने के बाद हिनाता मिराई प्रयोगशाला में आ गया और अब वह अनुसंधान के अलावा दुनिया की खोज कर रहा है। विचित्र लगभग पूरा हो चुका है और हिनाता मिराई अब विचित्र, सबसे मजबूत विचित्र बना रहा है। चूंकि वह साइटामा और विचित्र के मजबूत होने का रहस्य जानता है, वह खुजली वाले हाथों से इसे आजमाना चाहता है। हालांकि हिनाता मिराई विचित्र लोगों की शक्ति का पीछा करता है, फिर भी उसके अंदर सुंदरता की खोज का भाव है। कम से कम साइक्स द्वारा बनाए गए राजा सांप को हिनाता मिराई द्वारा महत्व नहीं दिया जाता है और लगातार नस्लीय सफलताओं का पीछा करके प्राप्त की गई शक्ति को मौलिक रूप से मजबूत नहीं माना जाता है। यदि डॉक्टर जेनोस के पास साइक्स के समान संसाधन होते तो वह राजा ओरोची का भी निर्माण कर सकते थे। बात सिर्फ इतनी है कि जेनोस भी एक आदर्श मानव की तलाश में है और हिनाता मिराई शुरुआत में उनसे अधिक प्रभावित थी। उसने साइटामा की विचित्र प्राणी को मजबूत बनाने की विधि के अनुसार प्रजाति और नस्ल को अधिकतम एक बार बदलने की योजना बनाई तथा इससे अधिक परिवर्तन करना विफलता का कारण होगा। देवताओं द्वारा प्रदत्त ये क्षमता भी बहुत दिलचस्प है। यह उन कुछ क्षमताओं में से एक है जिनमें हिनाता मिराई की रुचि है। अब शायद मॉन्स्टर एसोसिएशन विकसित हो गया है, लेकिन यह अभी तक दिखाई नहीं दिया है। ये सिटी जेड में भूमिगत छिपा हुआ है। देवताओं के राक्षसों के बारे में एक प्राचीन वेदी भी है और मिराई हिनाता इसमें अधिक रुचि रखती है। जहां तक उनके शरीर पर चक्र पवित्र वृक्ष का प्रश्न है, केवल पवित्र वृक्ष ही नहीं लगाया गया है तथा फिलहाल इसका विस्तार नहीं होगा। बात बस इतनी है कि यदि हिनाता मिराई अपनी ताकत बहाल करना चाहता है तो उसे अन्य तरीकों की आवश्यकता होगी, इसलिए उसने राक्षस भगवान पर अपनी नजरें गड़ा दी और साइटामा की शक्ति को दोहराया नहीं जा सका। जब ताकत ठीक हो जाए तो कृपया चक्र प्रणाली में आए, हो सकता है कि भविष्य में हिनाता वापस जा सके। मार्वल यूनिवर्स। हिनाता मिकू के परिवार में माहौल अब बहुत तनावपूर्ण है क्योंकि कुशिना और उचिहा मिकोतो की गर्भावस्था की खबर छिपाई नहीं जा सकती और हिनाता मिकू भी बच नहीं पाया है। घर लौटने पर उसने केवल मिकोतो और कुशिना को बड़े पेट के साथ सोफे पर बैठे देखा। उसके बगल में सुंदर और ठंडी आंखों वाली तसुनारे, कुछ न बोलने वाली सेया हिनाता, फूले हुए गुलाबी गालों वाली आइका उजुमाकी और काले पेट वाली मुस्कुराती हुई किन्यू यूही थी। इस समय हिनाता मिकू के लिए फिर से दौड़ना बेकार है, इसलिए मैं केवल मुस्कुराहट के साथ अपनी गलती स्वीकार कर सकता हूँ। लेकिन कुशिना, मिकोटो और अयाका को छोड़कर शेष 3 बहुत गुस्से में हैं, विशेष रूप से तसुनारे और हिनाता कियोया। हालांकि युहिको वह भी गुस्से में है, लेकिन उसका गुस्सा बहुत छोटा है और वह मनाने के लिए दूसरा सबसे आसान है। अंत में इसमें काफी समय लगा। हिनाता मिराई ने लड़कियों का गुस्सा दूर करने से पहले लगभग सब कुछ छोड़ दिया। हालांकि कुशिना ने उजुमाकी नारुतो को यह नहीं बताया था कि उसका एक छोटा भाई होने वाला है। हालांकि इतना समय बीत चुका था, कुशिना अभी भी नहीं जानता था कि अपने बेटे से कैसे बात करे। मिकोटो भी वैसी ही है, वह बच्चे के जन्म के बाद सासुके को धीरे धीरे बताने की योजना बना रही है, लेकिन वह और कुशिना अलग हो सकती हैं। सासुके ने पहले ही ये देख लिया है और उसे प्रोत्साहित करने का उसका इरादा है। जब शक्ति इतनी विकसित हो जाए कि आयाम को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाए, तब जाकर दूसरा मुझे खोजो। परिवार में लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ह्यूगामिकू ने पहले घर को बड़ा बनाने का फैसला किया, अन्यथा अब घर में थोड़ी भीड़ हो जाती जब तक कि वे एक ही बिस्तर पर सोने के लिए सहमत न हो जाएं। अधूरा। खुश लेखक, आप किस बारे में लिख रहे हैं? पूरी उपस्थिति है ना? क्या आप देखना चाहेंगे कि आप क्या लिख रहे हैं? वास्तव में लेखन इतना भद्दा है, मैं आपके लिए लेखक को डांटूंगा। मैं भविष्य में फिर से फैनिडम नहीं लिख सकता। अगली किताब या ये खाता मूल होना चाहिए। इसे आप हमारे YouTube चैनल ऑडियो एक्सप्लेन पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ऑडियो एक्सप्लेन प्रीमियम पर जुड़ सकते हैं। कांत।